हे गाइस, तो स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन उसमें कवर किया है, साथ ही साथ आपके सभी पीवाईक्यूज़ को भी सॉल्व कराया है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट हम करते हैं। इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें सबसे पहले यही पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके एनसीईआरटी में यही दिया है। तो मैंने इसमें सभी थ्योरी वाइज को भी मैंने कवर किया है, क्योंकि आपके जब से आपका नीट जबकि आपके नीट में एम्स ऐड हो गया, तब से आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। इसलिए हमको सभी थ्योरी को भी कवर करना होगा जितने भी आपके एनसीईआरटी में है, क्योंकि हर साल अब बहुत ज़्यादा असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि आपके गलत हो रहे हैं। अब ये लेक्चर देखने के बाद आपके कोई असर्शन रीजन भी गलत नहीं होंगे, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की एक लाइन को इसमें कवर किया है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे के बारे में। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर कैसे हुआ इसके बारे में बात करेंगे, और इसी को या इसके बारे में बात कर सकते हैं कैथोड रे का डिस्कवर कैसे हुआ। ओके, तो सिंपल से याद कर लीजिए, कैथोड रे या इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने डिस्कवर किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। ठीक, तो किसने डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन और या कैथोड रे को किसने डिस्कवर किया? जे थॉमसन ने किया। इन्होंने एक सेटअप बनाया था, ऐसे इन्होंने एक सेटअप बनाया था। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि एक बड़ा सा बैटरी लगा दिया था। बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या है? कैथोड को बताता है। आपको ये बात पता होना चाहिए कि कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल है वो क्या दिखाएगा? कैथोड बताएगा। और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या बताएगा? एनोड को बताता है। ठीक, जहाँ पॉजिटिव टर्मिनल था उधर ही इन्होंने क्या लिया? परफोरेटेड एनोड लिया। कैसा एनोड लिया? परफोरेटेड एनोड लिया। ठीक, तो फिर देख लीजिए सेटअप में क्या है? एक बैटरी था, बैटरी का जो निगेटिव टर्मिनल वो कैथोड को बताता है, और बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या है? एनोड को बताता है। एनोड का इन्होंने क्या लिया? कौन सा पार्ट? परफोरेटेड फॉर्म लिया। परफोरेटेड फॉर्म ऐसे लिया, एक प्लेट लिया, परफोरेटेड प्लेट लिया एनोड का। ठीक, अब क्या हुआ कि इसके पीछे जस्ट पीछे इन्होंने क्या किया? जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट लगा दिया। जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट लगा दिया। ठीक, ऐसा इन्होंने क्यों लगाया? इन्होंने क्या किया, जब ये बैटरी ऑन किए तो इन्होंने देखा कि ये तो निगेटिव चार्ज है। ये क्या होता है? कैथोड कैसा होता है? निगेटिव होता है। इससे कुछ रेज मतलब निकलती हैं, वो कहाँ जाती है? कैथोड से कुछ, यानी इलेक्ट्रॉन या ऐसे, अभी तो हम इलेक्ट्रॉन खोज हुई नहीं थी उस टाइम। तो यहाँ से कैथोड से कुछ रे ऐसे निकल के आई और क्या हुआ? एनोड की तरफ जाने लगी। लेकिन ये क्या है? परफोरेटेड है, इसलिए इसमें से कुछ पास होकर यहाँ पे आपका चमकने लगा। ठीक, तो इन्होंने ये सबसे पहले देखा कि यार यहाँ पे एक ऐसा क्या लाइट सा बढ़ने लगा, ये ऐसा देख के हैरान हो गए। तो इन्होंने देखा कोई ऐसा रे आ रहा है जो क्या हो रहा है, इस पे टकराने के बाद क्या हो रहा है कि लाइट मतलब यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये जो प्लेट है, फ्लोरोसेंट का जो प्लेट है वो चमकने लगा। ठीक, ये देख के उन्होंने मतलब तब इन्होंने सबसे पहले बताया कि यहाँ से जो कैथोड है ये कैसा होता है? निगेटिव होता है। ठीक, इससे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये क्या परफोरेटेड है, इसलिए क्या हुआ? इस पर चमकने लगा। सबसे पहले इन्होंने इलेक्ट्रॉन का इस तरह डिस्कवर किया। अब देखिए, अब आपके जो एनसीईआरटी में जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं, जिससे आपके क्वेश्चन पूछेंगे। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। इन्होंने अपने सेटअप में क्या किया था? वेरी लो मतलब कि प्रेशर रखा था, क्योंकि सेटअप में क्या था? प्रेशर बहुत कम था। ये जो है ना, इन्होंने जो कैथोड, जो इसको कैथोड ट्यूब बोलते हैं, इस कैथोड ट्यूब में बहुत ही कम प्रेशर था और इसका पोटेंशियल बहुत ही हाई रखा था। जब पोटेंशियल हाई होगा तभी क्या होगा? अधिक से अधिक यहाँ से क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तभी आप अच्छे से देख पाओगे। तो इन्होंने अपने सेटअप में पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा रखा था और प्रेशर बहुत कम रखा था। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एनसीईआरटी में, इसको लाइन याद कर लीजिए। प्रेशर कम होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं, इन्होंने ये बताया कि कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होते हैं कैथोड, कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कौन हो तो होते हैं? एनोड होते हैं। वो भी कैसा लिया? एनोड परफोरेटेड लिया। ठीक, और इन्होंने क्या कौन सा प्लेट लगाया था? जिंक सल्फाइड का फ्लोरोसेंट लगाया था। ओके, तो ये सब इनके सेटअप में था। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रे की, कौन-कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि आपके एनसीईआरटी में लिखी है। ठीक, तो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैथोड रे कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कैथोड रे कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ओके, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं, कैथोड रे कैसे होते हैं? नेगेटिव रे होते हैं ऐसा। ठीक, दूसरा क्या है? कैथोड रे कैसे चलते हैं? ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में, क्योंकि इन्होंने अपने सेटअप में देखा कि कैसे चलते हैं, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। ठीक, जो कैथोड से मतलब कि निकल के कहाँ जाते हैं? एनोड की तरफ जाते हैं। ट्रैवल करते हैं स्ट्रेट लाइन में इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अब्सेंट है तो इन्होंने स्ट्रेट लाइन में चले जाएंगे एनोड के पास। ठीक, दूसरा पहला यही है आपका एनसीईआरटी का लाइन है। ठीक, इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो कैसा बिहेव करेंगे? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा? इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको पता होगा, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है? अवे हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड से, यदि निगेटिव चार्ज है तो उसका बिहेवियर अपना नेगेटिव चार्ज की तरह अपना शो करने लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है तो। ठीक,
ये एनसीईआरटी में इन प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बिहेव एज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी वो क्या होंगे, डेविएट होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होंगे, डेविएट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके नेगेटिव चार्ज तो चला अवे चला जाएगा। ओके, तो इस तरह का तो उसमें डेविएशन आने लगेगा यदि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो। ठीक, दूसरा प्रॉपर्टीज ये है। तीसरा प्रॉपर्टीज क्या है, तीसरा ये है दिस रे देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। ये ऐसे आप इन रे को नहीं देख सकते हैं, इन रे को आप ऐसे ही नहीं देख सकते हैं। दिस रे एंड देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन ऑब्जर्व इन अ फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरेसेंट। आप ये जो रे हैं इनको ऐसे आप विजिबल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप क्या ना लगा लें, फ्लोरोसेंट या फास्फोसेंट का ये प्लेट ना लगा लें। इन्हीं पे आप इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बाकी ऐसे हम नहीं देख सकते हैं। यही एनसीईआरटी में है। इससे आपके असर्शन रीजन बन सकते हैं कि इन रे को क्या देख सकते हैं, ऐसा नहीं है। इन रे को हम नहीं देख सकते, इन रे को कैसे हम देख सकते हैं, फ्लोरोसेंट या फास्फोसेंट पे ही देख सकते हैं। विच ग्लो व्हेन हिट देम, जब इस पर हीट होता है तो वो ग्लो करते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है। ये सब एनसीईआरटी की लाइन्स हैं। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, इस पर कई बार आपके नीट में एक बार क्वेश्चन आ चुके हैं और इस पर कई टेस्टों में कई बार टेस्टों में भी क्वेश्चन पूछते हैं सर लोग। ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। कैथोड रे डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड नेचर ऑफ गैस। तो कैथोड रे कभी भी डिपेंड नहीं करता है मटेरियल्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो सेटअप है इसमें कौन सा गैस है, इस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें कौन सा गैस भरा है इस पर कभी डिपेंड नहीं करता है कैथोड रे। इस पर कई बार पूछा गया क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कभी कैथोड रे कभी डिपेंड नहीं करता है कौन सा इसमें गैस है। तो इसमें नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड भी नहीं करता है और ये जो आपका इलेक्ट्रोड है कैसा है ये इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक, इलेक्ट्रोड का नेचर कौन सा है, यदि लेड का है इलेक्ट्रोड की सिल्वर का है इलेक्ट्रोड, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ना ही नेचर गैस का कौन सा नेचर, ना इस पर डिपेंड करता है, ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। ये आपकी एनसीईआरटी लाइन है, एकदम इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है, इसको मैंने इसलिए ब्लैक से किया है। ओके, तो अब इसको याद कर लीजिए। तो ये सर इसके प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला यही है कि सीधे चला जाता है स्ट्रेट लाइन में। दूसरा है कि ये नेगेटिव चार्ज होता है इसलिए क्या होता है, डेविएट होता है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में। तीसरा क्या है कि ये ऐसे आप इसको नहीं देख सकते हैं जब तक आप फ्लोरोसेंट नहीं लगा सकते हैं। चौथा क्या है कि ये कैसा, मतलब कि ये गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है। ठीक, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है, ना ही मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है, ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब देखिए ये आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया है, ये बहुत आपको याद करना होगा। ठीक, आपके एनसीईआरटी में दिया है कि ये जो थे जे थॉमसन जो थे वो क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाते थे, बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को लगाते थे और देखते थे उसका डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है। इसी डिफ्लेक्शन को देख देख के उन्होंने बहुत अच्छा डाटा अपना दिया। इन्होंने सबसे पहले बताया, उस टाइम तो आपको पता भी नहीं होगा लोगों को कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, उस टाइम कुछ भी नहीं पता था। इन्होंने जे थॉमसन ने सबसे पहले अपना ये मतलब डिफ्लेक्शन देख देख के, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में उसका डिफ्लेक्शन देख देख के कैथोड रे का उन्होंने सबसे पहले ये वैल्यू दी, स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू दी। E/m की रेशियो कितना बताया, 1.75 × 10⁻11 कूलम पर केजी दिया। सबसे पहले आपको डाटा, ये आपके एनसी नीट में भी क्वेश्चन पूछा है। ठीक, स्पेसिफिक चार्ज का रेशियो क्या होता है, E/m का रेशियो क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए या कैथोड रे के लिए क्या होता है, E/m का रेशियो आपके नीट में भी पूछा है। 1.7 × 10⁻11 याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा है। ठीक, अब इसका बात करते हैं कि कैसे बाई कैरिंग आउट द एक्वर्ड मेजरमेंट ऑन द अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन observed by the electron on the electric field and magnetic field strength, Thomson were able to determine the value of E/m। सबसे पहले इन्होंने E/m का वैल्यू बता दिया। अब क्या हुआ कि जब E/m की वैल्यू पता हो गई तो आपको अभी केवल E/m का रेशियो पता उनको चला है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू भी नहीं पता थी, इलेक्ट्रॉन का मास भी अभी नहीं पता था। तो मिल्टन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया, मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से हमने क्या पता कर लिया, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है ये बात पता चल गई। मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से चार्ज कितना होता है इसकी वैल्यू पता चल गई, 1.6 × 10⁻19 कूलम होती है। कैथोड के लिए नेगेटिव लगा सकते हैं। ओके, तो मिल्टन ने ही सबसे पहले बता दिया कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अभी इसकी वैल्यू इसमें रख सकते हैं आप, तो आपको मास की वैल्यू निकल जाएगी। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9 × 10⁻31 kg होता है। तो ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए, ऑलरेडी ये डाटा याद होगा, पर आप ये डाटा याद कर लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज की वैल्यू में यानी E/m का रेशियो कितना है, तो 1.7 × 10⁻11 कूलम पर kg होता है। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्कवर्ड ऑफ प्रोटॉन एंड या कैनाल रे। तो देखिए प्रोटॉन या प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, कैनाल रे बोलते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते थे, कैथोड रे बोलते थे। ठीक, और इसके डिस्कवर प्रोटॉन क्या बोलते हैं, कैनाल रेस का डिस्कवर्ड, ऐसा भी बोल सकते हैं। ओके, देखो मैं फिर से बोल दूं कि जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड या उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर्ड क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का। ऐसा भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, कैथोड रे बोलते हैं। और प्रोटॉन को क्या बोलते हैं, कैनाल रे बोलते हैं। ठीक, ये आपका एनसीईआरटी इसीलिए। ठीक, अब बात करते हैं ये जो प्रोटॉन है या कैनाल रे, इसके बारे में कौन बताया, रदरफोर्ड ने बताया। ठीक, उसी के सेटअप का जस्ट उल्टा उन्होंने कर दिया था। ठीक, इसमें भी इन्होंने क्या किया था, लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल, इन्होंने भी वही सेटअप सेम बनाया था, वही
सेम सेटअप अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए जो सेटअप इन्होंने बनाया था वही सेटअप इनका भी था। इसमें भी इन्होंने लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल और लो प्रेशर इन्होंने भी रखा था। बस यहाँ पे क्या किया था, कैथोड एनोड रख लिया था और कैथोड को इन्होंने क्या कर लिया था, परफोरेटेड कर लिया था। तो जस्ट इनका कॉपी किया था, बस उल्टा काम किया था और इन्होंने भी वही देख। तो फिर देख लीजिए डिस्कवर प्रोटॉन में भी इन्होंने सेम वही, रदरफोर्ड ने भी सेम काम किया था, लो प्रेशर लिया था, हाई पोटेंशियल किया था, ठीक। और साथ ही साथ बस यहाँ पे उल्टा क्या कर दिया था, कैथोड को इन्होंने परफोरेटेड कर दिया था, यानी जो निगेटिव चार्ज होता है उसको परफोरेटेड कर दिया था। और इसमें भी इन्होंने जिंक फ्लोरेसेंट का ही प्लेट लिया था, ठीक। इसी तरह से प्रोटॉन का डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेस की। ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक। और ये भी कैसे होता है, स्ट्रेट लाइन में, बाकी सब कुछ उसी की तरह है। ये भी कैसे मूव करते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो कैसे मूव करेंगे, स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसे मूव करेंगे, अपना बिहेवियर पॉजिटिव की तरह शो करने लगेंगे। सब उसी तरह बिहेवियर है, बस इसका मेन इंपॉर्टेंट बिहेवियर इधर है, जो मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हूँ यहाँ पे। आगे कुल बिहेवियर उसी की तरह है, बस इसका मेन इंपॉर्टेंट यही है, दो इंपॉर्टेंट है कि ये कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होता था, ये पॉजिटिव होता है। बस ये यहाँ पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वो डिपेंड नहीं करता था कैसा मटेरियल है, क्या है, नहीं मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता था, नहीं नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता था। लेकिन ये डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करेगा, 100% करेगा। यदि इसमें गैस अलग अलग गैस है तो उसमें अलग अलग डिफ्लेक्शन आएगा। अलग अलग गैस है तो कम आएगा, यदि कोई ज़्यादा डेंस गैस है तो वहाँ पे प्रोटॉन की वैल्यू कम आएगी, केनाल रे की कम, केनाल रे उस पर आएंगे। इसका सिंपल सी रीज़न यही है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका मास ज़्यादा होता है। मास ज़्यादा है तो ये क्या होंगे, टकराएंगे, तो जो गैस के पार्टिकल हैं उनसे टकराने के बाद ये वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए यदि ज़्यादा डेंस गैस है, गैस की वैल्यू, यदि नेचर ऑफ गैस उस पर ज़्यादा डेंस भर दी हो, उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हो, कोई डेंस गैस है तो क्या हो जाएगा, वो टकरा के वापस नहीं आ पाएगा प्लेट पे, इसीलिए वहाँ पे उसकी वैल्यू कम आने लगेगी, ठीक। क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है जबकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इसलिए उस पर कोई डिपेंड नहीं करता था नेचर ऑफ गैस पे, ठीक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, ओके। अब बात करते हैं डिस्कवर्ड ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड कैसे हुआ इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रॉन को किसने खोजा, चैडविक ने खोजा। तो न्यूट्रॉन का डिस्कवर्ड किसने किया, चैडविक ने किया, ठीक। अब बात करते हैं इन्होंने कैसे किया। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को किसने किया था, जे थॉमसन ने किया था, ठीक। प्रोटॉन का आपको एनसीईआरटी नहीं दिया है, रदरफोर्ड ने किया, लेकिन उसका एनसीईआरटी नहीं दिया प्रोटॉन के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन को खोज किसने किया था, चैडविक ने, तो इसका भी एनसीईआरटी में दिया है, ठीक। अब बात करते हैं कि कैसे न्यूट्रॉन को चैडविक ने कैसे खोजा। तो उन्होंने सिंपल सा क्या किया, बम्बार्डमेंट करा दिया एक थीन शीट ऑफ बेरिलियम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो बेरिलियम का एक थीन शीट था, उसमें क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करा दिया और इनको पता चल गया न्यूट्रॉन के बारे में, ठीक। अब बात करते हैं कि यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे किस पे इन्होंने बम्बार्डमेंट किया, बेरिलियम शीट पे किया था। अभी आप आगे पढ़ोगे रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, वहाँ पे वो गोल्ड पे करेंगे, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट करेंगे गोल्ड पे। तो ऐसे ही फंसा के दे सकते हैं। तो अब ये सिंपल से याद कर लीजिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन यदि डिस्कवर्ड के बारे में बात करें तो बेरिलियम पे इन्होंने किया था, ठीक। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन जो पार्टिकल होते हैं डज नॉट मतलब ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं। जो न्यूट्रॉन्स होते हैं कैसे होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे। तो न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट भी नहीं होंगे, ठीक। इनका मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो ये क्या होता है, थोड़ा ज़्यादा होते हैं। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज टू बी फाउंड टू बी स्लाइटली हाइयर दैन प्रोटॉन। ये आपके एनसीईआरटी में ये सभी लाइन। तो जो न्यूट्रॉन का मास जो होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, हल्का सा ज़्यादा होता है आपके प्रोटॉन के मास से। तो लगभग तो बराबर ही हम मान लेते हैं कि प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर होता है, 1.67 × 10⁻⁻27 ही होता है। लेकिन इसका मास ज़्यादा होता है न्यूट्रॉन का, हल्का सा स्लाइट ग्रेटर होता है किससे, प्रोटॉन से, ओके। तो ये क्या एनसीईआरटी में दिया है ये चार्ट, आपको ये याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका सिंबल आपको ये सब पता ही होगा। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक। बात करते हैं प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, प्लस हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। तो चार्ज सेम होता है, एक पे प्लस होता है, एक पे माइनस होता है, जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज इस पे, ठीक। बात करते हैं न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0 होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक। न्यूट्रल पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन। अब बात करते हैं कि ये मतलब इसको -1, इसको +1, इसको 0 से ऐसे डिनोट करते हैं, ओके। अब बात करते हैं मास। तो मास इसका जो होता है इलेक्ट्रॉन का कितना होता है, 9 × 10⁻31 होता है, ठीक। जो प्रोटॉन होता है इसका कितना 1.67 × 10⁻27 होता है, और न्यूट्रॉन का भी क्या होता है 1.67 × 10⁻27 होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यूट्रॉन की मास हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक। हल्का सा स्लाइटली ज़्यादा है न्यूट्रॉन का मास, ठीक। यही आपका एनसीईआरटी में भी लिखा है सेम। यदि एएमयू में बात करें, मास बाय म्यू को बोलते हैं एएमयू। एएमयू में बात करें तो इसको एक एएमयू बोलते हैं, इसको दो मतलब इसको भी एक एक, इसको 1 1 एएमयू में लिख सकते हैं। और इसको क्या होगा 0.00054
एएमयू लिखेंगे तो एएमयू यदि ऐसे बात करें अप्रॉक्स तो इसको 0 मानते हैं कि इसका मास बहुत ही 0 होता है, इसलिए उसको 0 में डिनोट करते हैं क्योंकि बहुत कम है, देख सकते हैं 0.0000454 है। ठीक, ये मास इसका 0.00054 है। एएमयू की वैल्यू होती है 1/6 × 10⁻27 में होती है, इसलिए इसको 11 एएमयू बोलते हैं। ठीक, एएमयू में। ठीक, तो ये ग्राफ आपको याद होना चाहिए, ये आपके एनसीईआरटी में है जो, सो ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, ग्राफ बोल रहा हूँ। दे नीड टू लर्न 12 क्वेश्चन है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर कैथोड रे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन कैथोड रे के लिए सही नहीं है, ये पूछा है। ठीक, पहला ऑप्शन क्या है, कैथोड रे कंस्टिट्यूट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, सही बात है। कैथोड रे कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ये बात सही है। ठीक, बात कहते हैं कैथोड रे वर्ड डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, तो कैथोड को किसने खोजा था, जे थॉमसन ने खोजा था, ये बात भी सही है। ठीक, आपको साइंटिस्ट का नाम भी याद होना चाहिए। बात करते हैं कैथोड रे डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस इन द डिस्चार्ज ट्यूब, सॉरी बोलने में प्रॉब्लम हो गया, डिस्चार्ज ट्यूब ना। तो क्या है कि कैथोड क्या डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस, क्या कैथोड नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, तो यही गलत है। क्या है, कैथोड कभी भी गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करता, ना ही उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक, तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन हो जाएगा। लास्ट क्या है, कैथोड रे आप प्रोड्यूस इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, तो सही बात है, अंदर ही ना प्रोड्यूस होगा कि बाहर निकल जाएगा शीशा फाड़ के, ऐसा तो नहीं है। ठीक, जो ट्यूब है उसी में ही प्रोड्यूस होगा। ठीक, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाए 3, थर्ड आपका ऑप्शन सही होगा। ओके, अब ये क्वेश्चन देख सकते हैं। दे नीड टू लर्न वन क्वेश्चन है, द चार्ज टू द मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज टू बी फाउंड, ठीक, वाज फाउंड टू बी, क्या होगा, तो चार्ज बाई मास का रेशियो क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, आपको पता होगा, अभी मैंने आपको याद कराया 1.518 × 10⁻11 होता है कूलम पर केजी। ठीक, तो ये सब आपके नीट का ही क्वेश्चन आया है। तो आपके एनसीईआरटी से ही पहले भी एनसीईआरटी फॉलो होते थे, ये भी आप देख सकते हैं, पहले भी एनसीईआरटी फॉलो होते हैं और भी एनसीईआरटी फॉलो ही होते हैं। ठीक, तो मैं एनसीईआरटी एक लाइन को लाया हूँ ताकि आपके असर्शन रीजन भी क्लियर हो। ठीक, ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो सकता है क्योंकि असर्शन रीजन के लिए थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, इसीलिए। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवर्ड हो गई। ठीक, अब जो डाल्टन होते हैं, डाल्टन बताते हैं सबसे पहले कि जो कोई भी सबसे छोटा पार्टिकल, जैसे मान लीजिए कोई पेन है, जितने भी बॉडीज़ हैं सभी एटम से मिलकर बने होते हैं, चाहे दुनिया के किसी भी चीज़ को देख लीजिए, सभी क्या होता है, एटम से मिलकर बने होते हैं। और उन्होंने ये भी बोला कि जो एटम होते हैं वो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं। एटम भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बने होते हैं। तो उन्होंने इतना डीप में जाके बता दिया कि एक तो छोटा सा एटम कितना 10⁻10 इसका एंगस्ट्रॉन्ग का होता है एटम। ठीक, उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो एटम होते हैं उसके वो भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव से मिलकर बना होता है। तो ये डाल्टन ने सबसे पहले अपना मॉडल दे दिया, ऐसे ही बता दिया। ठीक, तो वो अपना क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं बता पाए किस तरह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्या होता है, इन्होंने क्लियर अपना कुछ नहीं बता पाया। ठीक, जो डाल्टन थे इन्होंने ये भी नहीं बता पाया, लोग उनसे जब पूछने लगे तो इन्होंने ये भी नहीं बता पाया कि कैसे दो तरह के जैसे दो अलग अलग टाइप के, जैसे मतलब एक ब्लू कलर का पेन है, एक ब्लैक कलर का पेन है, तो कैसे एक ही तरह के एटम से मिलकर बन सकते हैं। मतलब इन्होंने बोला, लोग बोलने लगे कि आप बोल रहे हो कि जितने भी पार्ट हैं सब एक ही एटम से मिलकर बने हैं। तो उन्होंने लोग पूछने लगे यार कैसे हो सकता है कि ये ब्लू कलर का, ये ब्लैक कलर का, तो कैसे एक छोटे से एटम से मिलकर, सेम एटम से मिलकर बन सकता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नेगेटिव चार्ज है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी है। तो इन्होंने उनको ये सब वो अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक, हालाँकि क्या होता है कि आपको पता होगा कि जो होते हैं कॉपर्स होते हैं, जैसे जो वो सब क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि क्या होता है उसमें चार्ज, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो होते हैं उसमें आपको पता होगा एनर्जी गैप, बैंड गैप, ये सब पढ़े होंगे। तो उसमें क्या होता है, बहुत इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके बहुत पास-पास होते हैं, इसलिए उसमें क्या होता है, चार्ज का फ्लो होने लगता है। ठीक? जबकि देखिए लोग पूछने लगे कि इसमें ये पेन में क्यों चार्ज का फ्लो नहीं होता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर-दूर होते हैं, बस अंतर यही होता है। इसलिए इसमें चार्ज का फ्लो नहीं हो पाता है, जबकि उसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बहुत पास-पास होते हैं उसमें एटम में। ठीक? तो यही सब रीज़न था। तो जब उनसे लोग पूछने लगे कि क्यों, कैसे हो सकता है एक ही एटम से एक ही तरह के कैसे बन सकते हैं, तो ये सब वो नहीं क्लियर कर पाए। क्योंकि रियल तो यही है कि ये भी वही एटम से मिलके बना है, ये भी वही एटम से बन के बना है। ठीक? बात ये है कि जैसे कॉपर, उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है, उसमें आप करंट लगाएँगे तो उसमें दौड़ जाएगा करंट, इसमें नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, सभी एटम पास में होते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन्स उसके पास-पास होते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर-दूर पे होते हैं, इसीलिए। ठीक है? तो ये सब बहुत एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर पाए थे, इसलिए उनका मॉडल। तो सबसे पहले आप क्या आते हैं, सबसे पहला मॉडल अपना लेके आते हैं जे थॉमसन, उसके बाद लेके आते हैं मॉडल्स अपना सबसे बड़ा। ठीक, जे थॉमसन का मॉडल को बोलते हैं प्लम पुडिंग, ये मॉडल्स बोलते हैं, या रेजिंग पुडिंग या वाटरमेलन मॉडल्स, बहुत नाम इनके बोले जाते हैं मॉडल्स को। ठीक, इन्होंने क्या बताया कि एटम इज स्फेरिकल, बहुत अच्छा बताया कि एटम कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, पहला चीज़। सोचिए इतना इन्होंने क्लियर बता दिया कि एटम कैसे होता है, स्फेरिकल होते हैं। ठीक, इन्होंने एटम का रेडियस भी बता दिया कितना, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम होता है, ये भी इन्होंने बता दिया। ठीक, बात इन्होंने किया कि पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द स्फीयर। इन्होंने बताया पॉजिटिव चार्ज होते हैं पूरे स्फीयर में ऐसे फैले होते हैं, पूरे पूरे स्फीयर में फैले पॉजिटिव। ठीक, और जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी नेगेटिव चार्ज होते हैं, आर अरेंज इन सच मैनर टू गिव मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोस्टैटिक अरेंजमेंट,
और इलेक्ट्रॉन इस तरह अपने आप को अरेंज कर लेंगे कि मतलब कि अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हिसाब से अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अरेंज कर लेंगे अपने कहीं-कहीं, जहाँ-जहाँ पॉजिटिव है अपने आप को स्टेबल करने के लिए कहीं-कहीं क्या होंगे इलेक्ट्रॉन अपने आप को अरेंज कर लेंगे, ठीक। इन्होंने अपना यही बोला। जैसे कि आप देख सकते हैं वाटरमेलन में क्या होता है, ये जो रेड पार्ट होता है, इन्होंने बताया जो रेड पार्ट होता है वाटरमेलन में, उन्होंने बोला ये पॉजिटिव चार्ज होते हैं रेड पार्ट, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं धँसे होते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज बोला। भाई वाटरमेलन मॉडल की तरह बोलने लगा, ठीक। अब बात करते हैं, इन्होंने तो ये तो बता दिया एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम। तो ये आपके एनसीईआरटी में आपके नीट में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि इन्होंने इनका यही क्लियर था कि इन्होंने ये तो बता दिया कि एटम किस तरह से न्यूट्रल है, कि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव है, इसलिए एटम न्यूट्रल है। इन्होंने न्यूट्रलिटी के बारे में तो बता दिया कि एटम पूरा ओवरऑल न्यूट्रल है। ये तो एबल एक्सप्लेन करने में तो इनका ये सही था मॉडल, एबल टू एक्सप्लेन ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, ठीक। बट ड्रॉबैक यही था, नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। लेकिन स्टेबिलिटी कैसे स्टेबल है ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, बस ये बताया कि ये न्यूट्रल है, ये एक्सप्लेन कर सकते थे। तो ये कैसे स्टेबल है ये इन्होंने, यही इनका ड्रॉबैक था, ये कैसे स्टेबल है ये एटम, ये इन्होंने नहीं बता पाया, ठीक। तो यही सब है आपके एनसीईआरटी से। कभी वैसा क्वेश्चन जिनसे शायद बने, ऐसा कोई चांस है नहीं, बनेगा तो इसी में से बनेगा। ये सब इन्होंने बताया एटम कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसका रेडियस बता दिया, पॉजिटिव चार्ज होते हैं पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं पूरे स्पेयर में, और नेगेटिव चार्ज अपने आप को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अरेंजमेंट के हिसाब से अरेंज कर लेते हैं, ठीक। अब दूसरा मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड का मॉडल है, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम इसको बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में बताया कि एटम में न्यूक्लियर होता है। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया एटम में न्यूक्लियर के बारे में, ठीक। तो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम इसको बोलते हैं, ठीक। इन्होंने ही सबसे पहले न्यूक्लियर का डिस्कवर किया, न्यूक्लियर का क्वेश्चन बताया, रदरफोर्ड ने ही बताया, ठीक। बाई बम्बार्डेड विथ थिन गोल्ड फ्लक्स ऑफ अल्फा पार्टिकल। यहाँ ने कैसे इन्होंने देखा, कैसे इन्होंने न्यूक्लियर का डिस्कवर किया, यानी कैसे अपना मॉडल कैसे दिया, कैसे न्यूक्लियर का डिस्कवर किया। तो क्या किया इन्होंने, बम्बार्डमेंट कराया, गोल थीम फ्लक्स था, ठीक। एक गोल्ड का एक थीम फ्लक्स था, उस पर क्या किया, अल्फा पार्टिकल का बम्बार्डमेंट किया, तो जाके इन्होंने अपना बताया कि न्यूक्लियस होता है, ठीक। इस तरह से आइए इनके मॉडल के बारे में देखते हैं बुक से। तो देखिए ये है रदरफोर्ड का मॉडल। इन्होंने एक अल्फा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्डमेंट किया है गोल्ड थीम पे, एक गोल्ड थीम का फ्लक्स था, इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल का जब बम्बार्डमेंट किया तो इन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन देखा। इन्होंने सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये देखा, तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल थे वो सीधे निकल जाते थे। वही बताया उन्होंने, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फ्लक्स अनडिफ्लेक्टेड। तो मैक्सिमम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो सीधे निकल जाते थे बिना डिफ्लेक्ट हुए। पहला इन्होंने ये ऑब्जर्वेशन देखा। दूसरा क्या देखा, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। तो कुछ ऐसे मतलब कम ऐसे मतलब कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो क्या थे कि कुछ एंगल पे क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हो गए। थोड़ा कुछ ऐसे थे अल्फा पार्टिकल, क्या हुआ कि कुछ एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, उन्होंने ये देखा। और तीसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि वेरी फ्यू, बहुत ही कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, जैसे उन्होंने बोल सकते हैं 1 से 20,000 तक ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो क्या हुआ वापस घूम के आ गए, ठीक। तो वेरी फ्यू ऑफ द अल्फा पार्टिकल 1 से 20,000 तक ऐसे थे, बॉन्ड बैक दैट वाज डिफ्लेक्ट बाय द नियरली 180 डिग्री। तो वापस 180 डिग्री घूम के वापस आ जाते हैं। तो बहुत कम ऐसे पार्टिकल थे जो वापस आ गए। तो बहुत, मैं फिर से एक बार देख लीजिए, 3 ऐसे इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। मैक्सिमम क्या हुआ, सीधे निकल गए अल्फा पार्टिकल। दूसरा क्या था, कुछ ऐसे थे जो क्या हुआ बहुत कम एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए। और तीसरा था बहुत ही कम, सबसे कम थे, बहुत कम ऐसे थे जो वापस आए, ठीक है। ऐसे 3 तरह के इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा। अब तीनों का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, नीचे ये है आपका कि ऐसा क्या था, ठीक। और देखिए पहला इन्होंने देखा, पहला बताया इन्हें क्या बताया, एक सेकंड। पहला क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी एज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द फॉल अनरिफ्लेक्टेड। तो इन्होंने बताया कि मैक्सिमम स्पेस जो है, मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली है एटम में। मैक्सिमम स्पेस क्या है, खाली एटम में, इसीलिए क्या होता है बिना, बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल जो क्या होता है बिना डिफ्लेक्टेड हुए निकल जाते हैं, ठीक। तो इन्होंने ऐसा क्या देखा, सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि मैक्सिमम स्पेस क्या होता है, स्पेस क्या होता है, खाली होते हैं एटम में, इसलिए क्या होता है मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या होता है अनडिफ्लेक्टेड हुए ही मतलब निकल जाते हैं। दूसरा इन्होंने क्या किया, बाई फ्यू चार्ज पार्टिकल आर वर डिफ्लेक्टेड, बहुत कम ही थे जो डिफ्लेक्ट हुए, ऐसा रीज़न इन्होंने दिया। डिफ्लेक्टेड, अब देखिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो वही इन्होंने कहा अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव होते हैं, और पॉजिटिव होगा तभी ना रिपल्सन क्रिएट होगा। तो इन्होंने वही बताया, द डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू द इमोनर्स respectively force, showing that the positive charge of the atom is not separate throughout the atom as the Thomson was put in। तो इन्होंने एकदम क्लियर बोल दिया कि डिफ्लेक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि क्या है, कुछ ऐसा रिपल्सन फोर्स वहाँ पे जनरेट हो रहा है, कुछ ऐसा रिपल्सन फोर्स जनरेट हो रहा है जिससे क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्या हो रहा है कि डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ठीक। और इन्होंने ये भी नहीं, ये इन्होंने एक क्लियर बात बोला कि पॉजिटिव चार्ज ऐसा नहीं है कि पूरे जगह एकदम फैले हुए हैं पॉजिटिव चार्ज, ऐसा नहीं है।
पॉजिटिव चार्ज इज़ नॉट सेपरेटेड थ्रू आउट द एटम। तो ऐसा इन्होंने नहीं बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ऐसा नहीं कि पूरे केवल एटम में ही हर जगह पूरे एटम में फैले हैं, ऐसा नहीं है, जैसा कि थॉमसन ने बताया कि पूरे हर जगह फैले हैं। ठीक, द पॉजिटिव चार्ज हैज़ बिन कंसिडरेटेड इज वेरी स्मॉल वैल्यूम। जो पॉजिटिव चार्ज हैं बहुत कम वैल्यूम में ही है, पॉजिटिव चार्ज बहुत कम वैल्यू में, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला, यहाँ पे है वही बोलते हैं एनसीईआरटी कि पॉजिटिव चार्ज हैज़ बी कंसिडरेटेड इन वेरी स्मॉल वैल्यूम, बहुत कम वैल्यू में, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस कहा। डेट रिपेल एंड डिफ्लेक्शन द पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल, जो क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है और डिफ्लेक्ट करता है अल्फा पार्टिकल को। ओके, तो यही इन्होंने बताया कि बहुत कम मतलब कि क्यों डिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या कोई रिपल्सन फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक, और इन्होंने ये भी बोला एकदम सिंपल बताया कि ऐसा नहीं कि पूरा हर जगह पॉजिटिव चार्ज फैला है, वो एक छोटे डेंस जगह पे है जहाँ इसी का क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है। ठीक, हम क्लियर बता दिया। और इन्होंने साथ ही साथ ये भी उसका रेडियस भी बता दिया कि उसका रेडियस कितना होता है, एटम का 10⁻⁻10 मीटर होता है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका न्यूक्लियस, उसको न्यूक्लियस बताया था, जो स्मॉल वैल्यू डेंस वैल्यू में पॉजिटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियस बोला। ठीक, उसमें क्या है, उसका न्यूक्लियस का डायमीटर मतलब रेडियस कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। ठीक, तो एटम का न्यूक्लियस कितना, एटम का रेडियस कितना होता है, 10⁻10 मीटर होता है एटम का रेडियस, और न्यूक्लियस का रेडियस कितना होता है, 10⁻15 मीटर होता है। तो इन्होंने ये भी बताया आपने। ठीक, अब देखिए पूरे ऑब्जर्वेशन के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन क्या दिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ एबव ऑब्जर्वेशन द कंक्लूजन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। पहला कंक्लूजन ये है कि पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर डेंसली कंसंट्रेटेड इन extremely small region that are very small position of the atom was called nucleus of the by the Rutherford। तो उन्होंने वही बोला कि पॉजिटिव चार्ज, जो जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं और मोस्ट ऑफ द मास, तो पॉजिटिव चार्ज और जितने भी उसका मास है कहाँ, एटम का जितना भी एटम का मास है कहाँ है, एक डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है एक स्मॉल रीजन में। तो जो एटम का मास है और पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक, आपको पता होगा ऐसा इन्होंने क्यों बोला, उसका मास भी कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि चार्ज सॉरी मतलब कि जो प्रोटॉन होता है उसका मास बहुत ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के कंपेरिजन में, 1000 गुना ज़्यादा है। इसलिए वो उन्होंने यही बोला कि उसका मास भी और उसका पॉजिटिव चार्ज एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। ठीक, इसीलिए उन्होंने बोला पॉजिटिव चार्ज और क्या होता है मास, मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम आर डेंसली कंसंट्रेटेड इन एक्सट्रीम स्मॉल रीजन, बहुत छोटे जगह में क्या होता है कंसंट्रेटेड होते हैं, जिसको इन्होंने क्या बोला, न्यूक्लियस बोला। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन इस वजह से रीजन बन सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द इलेक्ट्रॉन दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विथ अ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। और इन्होंने ये भी इंपॉर्टेंट लाइन बताया कि जो न्यूक्लियस है कि सराउंडिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूव करते हैं चारों ओर। इन्होंने बताया कि क्या है, न्यूक्लियस है, बहुत डेंस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, क्या होता है न्यूक्लियस होते हैं, और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिजॉल्व करते हैं, मतलब घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, क्या होता है चक्कर लगाते हैं। ठीक, वही एनसीईआरटी बोलता है द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई, न्यूक्लियस को कौन सराउंडेड किया, इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई द इलेक्ट्रॉन एंड दैट मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विथ वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ कार ऑर्बिट। तो क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, तो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं विथ हाई स्पीड, और कैसे वो सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं, इसको उन्होंने ऑर्बिटल बोला, इसको क्या बोला, ऑर्बिटल बोला। ठीक, और इन्होंने रदरफोर्ड का मॉडल इन्होंने सिंपल से ऐसा कर दिया है जिस तरह जिस सन के सोलर सिस्टम होते हैं वैसे जिस सन के चारों ओर क्या होते हैं, प्लैनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, ऐसे ये भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ठीक, अब क्या है, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस कैसे होते हैं, एक दूसरे से कैसे हेल्ड, एक दूसरे से कैसे बने हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बने हुए हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन गिरते नहीं है। ये इनका एक्सप्लेनेशन था, ये 3 ठीक कंक्लूजन था ये कंक्लूजन हम यहाँ से ही देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं रदरफोर्ड का ड्रॉबैक क्या था। तो देखिए जो मैक्सवेल थे उनको बहुत ज़्यादा मैग्नेट के बारे में बहुत ज़्यादा पता था। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल ने क्या किया, मैग्नेट का जो उन्होंने अपना जो दिया जो भी, तो वही आपका एनसीईआरटी लिखता है साथ साथ, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेट साउंडेड इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब क्या होता है, चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, जब चार्ज पार्टिकल क्या करते हैं, घूमते हैं, एक्सीलरेट करते हैं, तो शुड भी इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेंगे ही, 100% है। देयरफॉर इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट विल इमिट रेडिएशन, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इमिट करेगा रेडिएशन, जितना रेडिएशन इमिट करेगा देन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लेस, तो एनर्जी उसका धीरे धीरे क्या होगा, घटता जाएगा। ठीक, एंड ऑर्बिट विल बी दस कॉन्टिन्यूअस टू सिंक, और ऑर्बिट क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, सिंक हो चला जाएगा। तो ये इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो भाई उसकी एनर्जी खत्म होगी, एनर्जी खत्म होगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो अंदर आ जाएगा, अंदर आके खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यही इन्होंने बताया। ठीक, अब देखिए फिर क्या यही क्या है, दस स्टेबिलिटी ऑफ एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन सर्टिफिकेशन। ठीक, इसी तरह स्टेबिलिटी इन्होंने ये भी अपना एक्सप्लेन नहीं कर पाए स्टेबिलिटी के बारे में एटम का। ठीक, अनदर सीज ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड इन हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज,
इनका दूसरा ये भी ड्रॉबैक ये रहा, इलेक्ट्रॉन किस तरह अरेंज है इन्होंने ये भी नहीं बताया। इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ हैं, अरेंज है, ये तो बताया घूम रहे हैं, पर किस तरह हैं, किस तरह अरेंज है इन्होंने ये भी क्लियर नहीं बताया। अराउंड फिर वही बोलता है एनसीईआरटी, अनदर serious drawback of the error 4 is how the electron are arranged around the nucleus and when are the energy of the इलेक्ट्रॉन। अब किस तरह उनकी एनर्जी और उनकी एनर्जी क्या है, जिस तरह वो घूमे उनकी एनर्जी क्या है ये भी इन्होंने नहीं बताया। उनकी एनर्जी क्या है और किस तरह अरेंज है ये भी इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक, और साथ ही साथ इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम उस टाइम तो नहीं पता था, यदि इनके बात से चल रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शुड बी कॉन्टिन्यूअस। ठीक, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के हिसाब से यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करें तो कैसा आएगा, कैसा आएगा, कैसा आएगा, कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक, बट इट इज फाउंड टू बी डिसकॉन्टिन्यूअस। लेकिन कैसा होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम डिसकॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक, बस ये जान लीजिए कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऐसा कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, पर इनके हिसाब से कैसा है, कॉन्टिन्यूअस था। ठीक, अब देखिए क्या हुआ कि जब सब लोग क्या देखने लगा, जब क्या हुआ इनका जब रिजेक्ट कर दिया गया कि वो मैग्नेटिक मैक्सवेल ने जब इनका रिजेक्ट कर दिया गया तो सभी लोग अब बात सब लोग डिस्कस करने लगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में काम करने लगे अब लोग, कि आखिर कैसे था उसके बारे में डिस्कस किया गया। तो इसी बारे में पढ़ते हैं अब, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता होगा जो आप लाइट आप देख रहे हो, लाइट क्या होता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। ठीक, इन्होंने यही बताया कि लाइट या एनर्जी किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है। उस टाइम ये बात पता चला लोगों को। ठीक, वही क्या है, रेडिएशन रेडिएट एनर्जी इज ट्रांसमिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन अ फॉर्म ऑफ वेव। तो जो एनर्जी का रेडिएट हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, वेव के फॉर्म में रेडिएट हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक, अब बात है नो नीड ऑफ मीडियम, क्या इस वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की भी नेसेसिटी नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को चलने की कोई मीडियम की नेसेसिटी भी नहीं होती है। हैव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा। यदि आप देख रहे हैं, यदि आपका जो लाइट बढ़ रहा है आपके सामने उसमें क्या होगा, वेव आ रहा है। ठीक, उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर को फॉलो करता है। ठीक, जितने भी वेव हैं। ठीक, अभी आप पढ़ेंगे वो पार्टिकल नेचर भी उसमें होता है, दोनों नेचर होता है, अभी आप पढ़ेंगे। ठीक, तो जितने भी जो लाइट आ रहा है उसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक, अब बात करते हैं ट्रेवल परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो ये जो अब देखिए ये कैसे ट्रैवल करता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये कैसे ट्रैवल करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो कैसे ट्रैवल करेगा, इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर ट्रैवल करता है। ओके, अब देखिए लाइट वेव नेचर है। अब आपको पता होगा लाइट की वेलोसिटी कितनी होती है, लाइट की वेलोसिटी जो लाइट आप देख रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 3×10⁸ होती है। तो ये वैल्यू फिक्स है लाइट की वैल्यू। ठीक, इसकी वेलोसिटी एकदम फिक्स होती है। तो इसी से आपका फॉर्मूला बन गया, आपको पता होगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, सॉरी वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बस सेम उसी उसी के फॉर्म से ऐसे फॉर्मूला बनता है कि ये क्या है, ये लाइट की वेलोसिटी है। ठीक, म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक, जो क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है, आपको पता ही है ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो इसी से फॉर्म आपका फॉर्मूला बनता है, सी बराबर क्या होता है, म्यू लैम्डा, या लैम्डा बराबर क्या होता है, सी बाई म्यू होता है। ये सब आप पढ़े होंगे ऑलरेडी, इसके बारे में हम वो बात नहीं करें। जहाँ सी क्या है लाइट की स्पीड है जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। म्यू क्या है फ्रीक्वेंसी है, लैम्डा क्या है वेवलेंथ है। ओके, तो ये नीट 2021 का क्वेश्चन है और यही आपके एनसीईआरटी में भी है। तो एनसीईआरटी जस्ट कॉपी होता है नीट में, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो एनसीईआरटी के जस्ट एग्जाम्पल को ये कॉपी कर लिया गया है। ठीक है, नीट का क्या क्वेश्चन है, ठीक क्या बोला है, द विविध भारती स्टेशन ऑफ द इंडिया रेडियो दिल्ली क्या बोर्ड सिटी ऑन द बोर्ड का बोर्ड कॉल ऑन द फ्रीक्वेंसी इज 1.368 किलो हर्ट्ज। तो वही बोला कोई वीवी भारती स्टेशन है, वहाँ से क्या होता है कोई वेवलेंथ कोई फ्रीक्वेंसी आती है जिसकी वैल्यू कितनी है, 1.63 किलो हर्ट्ज है। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ आपको बताना है। वेवलेंथ मतलब जानते हैं ना कि कितना दूर तक उसकी सुन उसकी वेवलेंथ कितनी हो सकती है वही। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमेज बाय द ट्रांसमीटर। तो कितना उसका वेवलेंथ होगा ये हमको बताना है। विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग, किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से बिलोंग कर है ये भी आपको बताना है। ओके, ये आपका एनसीईआरटी नीट का पूरा क्वेश्चन, नीट में इतना ही तक आया था, जबकि आपका एनसीईआरटी में ये भी विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इज बिलोंग। ओके, तो ये किस रीजन से बिलोंग कर है ये भी आपको बताना है, ये आपका एनसीईआरटी में। ओके, तो अब देखिए लैम्डा का क्या होता है, सी बाई म्यू होता है। ठीक, तो लैम्डा का सी की वैल्यू कितना है, 3×10⁸ बताया। ठीक, सी की वैल्यू कितना है, 3×10⁸ होती है। और सॉरी, और ये फ्रीक्वेंसी कितना भैया, 1.3×10⁻³ बोला किलो में, इसलिए क्या लिख देंगे, 10⁻³ लिख देंगे। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे, आपका लैम्डा की वैल्यू कितना है कि 219.3 मीटर आएगी। ओके, 219.3 मीटर आएगी। ठीक, आंसर हमारा कौन सा होगा, बी। ओके, देखिए कितना अंतर एकदम कितना पास पास में आंसर दिया है।
यदि इन दोनों में यदि कोई अच्छे सॉल्व ना करे तो आप इसमें से आप गलती कर सकते हैं। तो आप एकदम यदि आप एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व किए होगा तो आप तुरंत याद कर लोगे। अब देखिए ये किस रीजन का, तो ये किस रीजन का मैं आपको बता दूँ, रेडियो होता है। ठीक, गामा एक्सएल यूवी विजुअल इंफ्रा माइक्रो रेडियन, तो ये रेडियो रीजन का है। ऑलरेडी ये रेडियो से आ रहा है, इस रेडियो रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक, तो आइए अब बात ही कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। इसके बारे में बात ही कर लेते हैं अब, कौन कौन से होते हैं वेव। देखिए ये ऐसे 7 तरह के होते हैं वेवलेंथ। ठीक, 7 तरह के मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं। ठीक, सबसे अधिक होता है, सबसे एनर्जी की बात करें, देखिए यहाँ नीचे ऊपर एनर्जी के फॉर्म में दिया है इसका वैल्यू, और नीचे किस फॉर्म में दिया है आपका, वेवलेंथ के फॉर्म में दिया है। ठीक, एनर्जी की बात करें तो गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी की होता है। यदि ये ऐसे गामा निकल जाए तो आपको आर पार कर देगा, इतनी इसकी एनर्जी होती है। यदि आपके सामने से निकल जाएगा तो आपको छेद मतलब कि आपको आर पार करके निकल जाएगा, इतनी इसकी एनर्जी होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो सबसे अधिक होते हैं गामा की, तो सब ऐसे याद कर सकते हैं गामा, या आप कोई ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। मैं ऐसे आपको बता दूँ सिंपल, गामा एक्स यूवी विजुअल इंफ्रा माइक्रो रेडियन। ठीक, यही होता है गामा एक्स यूवी विजुअल इंफ्रा माइक्रो रेडियन। ठीक, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि गामा की एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। और देखिए हमको यहाँ पे यदि वेवलेंथ की बात करें तो रेडियो का वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होता है। रेडियो का ही वेवलेंथ कितना होता है, 100 की रेंज के आसपास होता है। यहाँ पे देख सकते हैं सभी रेडियो की वेवलेंथ है। ठीक, इसीलिए हमारी वैल्यू जो आ रही थी 219 आ रही थी ना, मीटर में आ रही थी, यानी यही है, इसी रेंज में है। रेडियो रीजन का है वो, जो भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब बात करते हैं जो विजुअल का रीजन होता है, इसके वेवलेंथ की बात करते हैं। पूछता है 400 से कितना होता है, 750 तक इसका रीजन होता है, इसके वेवलेंथ का एंगस्ट्रॉम में, सॉरी नैनोमीटर में इसका कितना होता है, 400 से लेकर 750 तक नैनोमीटर में इसका होता है रेंज। ओके, विजुअल रीजन का ये लाइट को आप देख सकते हो, इन्हीं लाइट को। ओके, तो आपके एग्जाम में इसकी वैल्यू नहीं पूछेगी, आपके एग्जाम में सिंपल से ये पूछेगा किसकी एनर्जी ज़्यादा है, या तो मैचिंग करने में दे देगा या तो इस फॉर्म में दे देगा। ठीक है, आपके फिजिक्स में इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं, पर आपके नीट में नहीं आए थे इसलिए नहीं लाया हूँ, पर ये इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए फिर क्या हुआ कि फिर अब आते हैं, बात करते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकला है, तो अब इसके बारे में बात करते हैं, पार्टिकल नेचर के भी ये होते हैं। तो इन्होंने अब जो प्लैंक है इन्होंने बताया कि ये तो पार्टिकल नेचर के हैं। तो आपके जो ये थे, तो सबसे पहले हम लोग को लग रहा था कि ये कैसे होते हैं, वेव नेचर के होते हैं, ये लग रहा था। फिर प्लैंक आते हैं तो ये बताते हैं ये कैसा होता है, पार्टिकल नेचर का होता है। अब इसी के बारे में बात करते हैं, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है उसका नेचर बात करते हैं, पार्टिकल नेचर के बारे में बात करते हैं। तो यही बोलते हैं, प्लैंक क्या बताते हैं, प्लैंक बताते हैं एनर्जी इज फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट नोन एज क्वांटम या एज अ डिसकॉन्टिन्यूअस। तो इन्होंने यही बताते हैं कि जो एनर्जी जो ये होता है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है किस फॉर्म में होता है, एनर्जी फॉर्म में होता है। और जो ये एनर्जी है, एनर्जी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पॉकेट, एनर्जी जो है किस फॉर्म में होता है, स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं क्वांटम। ठीक, और ये कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, स्मॉल पॉकेट के फॉर्म में होता है, इसको हम क्वांटम कहते हैं। और कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, ऐसा नहीं कि एक साथ हो, ये वेव का एक साथ आता था, तो ये कैसे होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक, एनर्जी ऑफ रेडिएशन एकदम सिंपल सा, एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, उससे फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक, तो वही एनर्जी प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। इसको आप हटाओगे तो ई बड़ा क्या होता है, आ जाएगा एच म्यू आ जाएगा। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये सब आप जानते होंगे। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। एच की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, कितना होती है, 6.63 × 10⁻34 आपका जूल पर सेकेंड हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ एच की वैल्यू कितना होता है, 6.63 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड, जूल है। ओके, अब देखिए ई बराबर क्या होता है, एच म्यू होता था। ठीक, इसी को हम ई को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ई आपने फॉर्मूला क्या है, ई बराबर क्या पढ़ा है, एच म्यू पढ़ा है। ठीक, दूसरा क्या पढ़ा, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। ठीक, ई बराबर एच म्यू, दूसरा क्या, ई बराबर एच सी बाई लैम्डा। तीसरा क्या है, यदि एच सी बाई लैम्डा की वैल्यू लिखें, एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 × 10⁻34 होती है। सी की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁻8 होती है। तो अब सीधे से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, हर बार कैलकुलेशन करना होगा, तो सीधे से याद कर लीजिए 2 × 10⁻25 होती है ऊपर की वैल्यू। एच और सी क्या है, कांस्टेंट ही है, इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 2 × 10⁻25 आएगी। ठीक, यदि इसको वेवलेंथ के फॉर्म में याद करेंगे आप, तो ये क्या होगा, 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा। इस फॉर्म में भी आपको याद करना जरूरी है। तो ये क्या होगा, 2 × 10⁻25 अपॉन लैम्डा, इस फॉर्म में भी याद करना है। ठीक, अब बात करते हैं, यदि एंगस्ट्रॉम में पूछ दिया एनर्जी की वैल्यू, सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछ दिया एनर्जी की वैल्यू, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछेगा तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई वैल्यू क्या होगा, 1200 सॉरी 12,400 अपॉन लैम्डा। ठीक है, अभी लैम्डा किस में आपको लिखना है, एंगस्ट्रॉम में। ठीक, 12,400 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में लिखेंगे, एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा नीचे। ठीक, यदि बात करें यदि नैनोमीटर में, यदि लैम्डा आपको दिया हो तो क्या होगा, 1240 अपॉन
लैम्डा, लैम्डा किस में लिखेंगे, नैनोमीटर में लिखेंगे। ये सब आप फिजिक्स में ऑलरेडी आप पढ़े होंगे, मुझे पता है कि इसमें मुझे आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो ई बराबर क्या होगा, 12,400 बाई लैम्डा, लैम्डा किस में एंगस्ट्रॉम में, आपको किस में वैल्यू आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। यदि नैनोमीटर में दिया तो 1240 अपॉन लैम्डा, लैम्डा किस में होना चाहिए, नैनोमीटर में है, ठीक। तो आपका किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी, एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी की। ओके, बहुत ज़्यादा नीट लग रहा है, 2 बज गया इसीलिए। अब बात करते हैं पावर की। तो जो पावर, यदि मान ली बाई चांस आपसे पावर पूछ दिया, तो पावर क्या होता है, एनर्जी बाई टाइम। एनर्जी क्या होता है, ई बराबर एन एच बाई एन एच म्यू होता है, बाई टी हो जाएगा। देखिए नीट 2014 क्वेश्चन है, क्या है, कैलकुलेट द एनर्जी इन द जूल और करेस्पॉन्डिंग टू द लाइट ऑफ वेवलेंथ 14 नैनोमीटर, ठीक। हमको एनर्जी की वैल्यू पूछा क्या होगा, ठीक। और हमको वेवलेंथ कितना दिया, 14 नैनोमीटर दे दिया है। एच की वैल्यू आपको दे दिया है, सी की वैल्यू आपको दे दिया है, ठीक। आपको पता है ये क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा होता है, हमको वेवलेंथ दे दिया है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेंगे, एस सी बाई लैम्डा लगेंगे। एस सी की वैल्यू आपको पता होगी, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁻25 बाई लैम्डा हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू रख दी, ये वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25 और लैम्डा की वैल्यू कितना दिया, 14 नैनोमीटर दिया है, तो यानी क्या होगा, 45 इंटू 10⁻⁻19 -9 हो जाएगा, 45 इंटू 10⁻⁻9। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा ऊपर ई बराबर क्या हो जाएगा, 2, जैसे 200 कर सकते हैं, तो 200 इंटू 10⁻⁻27 लिख देंगे, यहाँ से 2 हटा के 200 करके, ताकि काटने में आपको दिक्कत ना हो। तो ये होगा ऊपर 10⁻⁻27, ये है नीचे 9, तो 27 में से 9 आप घटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 18, ठीक। तो 200/25 आप काटोगे तो आपकी वैल्यू आएगी सिंपल सा ई बराबर 4.42 इंटू 10⁻18 आएगी, ठीक। तो देखिए आप देख सकते हैं क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, बहुत ईजी है, ठीक। बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, इसलिए मैं बहुत आराम से आपको डीप नहीं बता सकता, बहुत ईजी है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4.42 इंटू 10⁻18 आ जाएगी, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, डी। ओके, दे 2000 क्वेश्चन है, क्या है, फॉर गिवन एनर्जी ई की वैल्यू कितना है, 3 इंटू 3.03 इंटू 10⁻19 जूल से करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, तुमसे वही वेवलेंथ पूछा है, यहाँ एनर्जी दे दिया है, इधर वेवलेंथ पूछा है, ठीक। ई वैल्यू क्या होता है भाई, एस सी बाई लैम्डा, ठीक। एस सी की वैल्यू जानते हैं 2 इंटू 10⁻25 बाई लैम्डा, ठीक। यहाँ पे लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻25 बाई ई हो जाएगा, ठीक। 2 इंटू 10⁻25, ई की वैल्यू कितना दिया, 3.03 इंटू 10⁻19 है, ठीक। अब इसको काटोगे, इसको हम 20 लिख सकते हैं, इससे 10 की पावर आपका आ जाएगा ओवरऑल, इसको सॉल्व करोगे तो आपका डी ऑप्शन आएगा, इसको भी आप स्टॉप करके सॉल्व कीजिएगा तभी आगे बढ़िएगा। ओके, ये आपका सॉल्यूशन है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये 2011 क्वेश्चन है, क्या है, द एनर्जी E1 एंड E2 ऑफ द टू रेडिएशन आर 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली, द रेडिएशन बिटवीन द वेवलेंथ विल बी, हमको वेवलेंथ का रिलेशन पूछा क्या होगा। तो देखिए E1 की वैल्यू कितना दिया, 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 की वैल्यू कितना दिया, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया है, ठीक है। हमको लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में रिलेशन पूछा है क्या होगा, ठीक। देखिए आपको पता है ई क्या होता है, एस सी बाई लैम्डा, यानी ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्डा के, ठीक। यानी E1 बाई E2, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखिए एक सेकंड, E2 बाई E1 बराबर हो जाएगा, E2 बाई E1 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक। ऐसे क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए E2 बाई E1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ मैं ऐसे ही सॉल्व किया हूँ। E2 बाई E1 बराबर लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक। E2 की वैल्यू कितना है, 50 है, और E1 की वैल्यू कितना है, 25 है, बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। इसको आप काटोगे तो 2 बार में जाएगा, यानी लैम्डा 1 बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसको इधर भेजोगे, लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, लैम्डा 1 बराबर 2 लैम्डा 2। ओके, नीड टू 2012 क्वेश्चन है, क्या है, द प्रोटॉन ऑफ द लाइट हैविंग अ वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ द एनर्जी आर। तो हमको प्रोटॉन की वैल्यू पूछा, कितने प्रोटॉन होंगे, द प्रोटॉन ऑफ द लाइट, प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर रहा है ये, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, हैविंग वेवलेंथ, वेवलेंथ आपको दे दिए, एनर्जी आपको दे दिया, यहाँ पे नंबर एन की वैल्यू पूछा है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे ये बात कर रहा है। ये वाला क्या होता है, एन एस सी बाई लैम्डा होता है, यहाँ पे एन की वैल्यू पूछा है इसीलिए ये वाला क्या होगा, एन एस सी बाई लैम्डा, ठीक। तो यहाँ पे आपको, यदि हमें एस सी की वैल्यू आपको पता ही होगा, तो ये क्या एन इंटू 2 इंटू 10⁻25 बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक। एस सी की वैल्यू कितना है, 2 इंटू 10⁻25 होती है, ये एन 2 इंटू 10⁻25 बाई लैम्डा हो जाएगा, ठीक। ई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक। एन इंटू 2 इंटू 10⁻25 है, और लैम्डा की वैल्यू कितना है, 400 एंगस्ट्रॉम, यानी 4 इंटू 10⁻7 लिख सकते हैं इसको, 400 एंगस्ट्रॉम को इसको इधर भेजेंगे आप, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यानी इसको इधर भेजेंगे, और तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर हो जाएगा आपका 4 इंटू 10⁻7 अपन 2 इंटू 10⁻25 हो जाएगा, इसको आप काट करोगे 2 इंटू 10⁻18 आएगा, आंसर हमारा कौन सा होगा, सी। ओके, जिसको स्टॉप करके आगे करके ही आप आगे बढ़िएगा, बगल में आप रफ भी रखे रहिएगा ताकि आप आराम से सॉल्व करके तभी आगे बढ़िएगा। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये सब फिजिक्स में बहुत आराम से लगाते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके बारे में भी आपके एनसीईआरटी में है,
तो मैंने आपका एनसीईआरटी की एक लाइन क्लियर किया है, इसीलिए इसको भी मैं लाया हूँ। ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात करते हैं तो ब्लैक बॉडी होता क्या है? ऐसा बॉडी होता है जो क्या करता है, इमिट भी सभी चीज़ को इमिट भी करता है और सभी चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा बॉडी होता है। तो ये एनसीईआरटी लिखता है एन आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब रेडिएशन ऑल फ्रीक्वेंसी यूनिफॉर्मली कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी एंड रेडिएशन इमिट बाय सच अ बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। ठीक, ऐसा बॉडी जो क्या सभी तरह के रेडिएशन को इमिट करे और सभी तरह के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे, सब कुछ को एब्जॉर्ब कर ले, सभी चीज़ को खा ले, सभी चीज़ को निकाल दे, ऐसा इंसान जो होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी कहते हैं। आप सिंपल भाषा में याद कर लीजिए। ओके। अब देखिए आपका ये दिया है, ग्राफ दिया है आपके एनसीईआरटी में, आपको याद करना होगा। अब देखिए क्या है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच ग्राफ दिया है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी नीट में कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच कभी ग्राफ आपको देके पूछ सकता है। ठीक, तो ब्लैक बॉडी के लिए आप यदि आपको ब्लैक बॉडी के लिए कभी भी दे दे इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच ग्राफ, कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक, यदि हमेशा यदि आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे तो इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप वेवलेंथ बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी, पर एक ऐसा टाइम आएगा कि क्या होगा, वापस घटने लगेगा। ठीक, तो पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, घटने लगेगा, कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक, आपके ये दोनों ग्राफ दिया है। यदि क्या हो, इंटेंसिटी और लैम्डा के बीच यदि ग्राफ देखें, ठीक, अब क्या होगा, यदि टेम्परेचर बढ़ा दें, ये टेम्परेचर पहले T1 था, ठीक, तो कुछ इस तरह का ग्राफ है। यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका पीक कुछ ज़्यादा पे मिलने लगेगा। ठीक, इसी को आप कहते हैं विंड डिस्प्लेसमेंट ला, आप ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ोगे आप। ठीक, तो पहले क्या होगा कि पहले टेम्परेचर कम टेम्परेचर था तो कुछ इस तरह का पीक इसको मिलता था। ये टेम्परेचर बढ़ा दोगे इसका पीक ज़्यादा मिलने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी बढ़ रही है। इंटेंसिटी देखो केवल इतना ही तक थी पहले। ठीक, बट जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इंटेंसिटी कुछ इस तरह का बढ़ने लगा। ठीक, तो कभी कभी इसी ग्राफ में हमें पूछ सकता है T1 ज़्यादा है T2 ज़्यादा है, इसमें आपको ऐसे पीक के फॉर्म में भी ऐसे पूछ सकता है ग्राफ में। ठीक, तो ये दोनों ग्राफ आपके एनसीईआरटी में आपको याद होना चाहिए। तो यही है ब्लैक बॉडी में, केवल ग्राफ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट था इसीलिए मैंने बताया। ठीक, ऑलरेडी आप थर्मोडायनेमिक्स के बारे में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ोगे, क्लियर पढ़ोगे सब कुछ। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने दिया, इसके बारे में बात करते हैं। तो हेज ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बताया। ठीक, लेकिन आज हम आइंस्टीन के बारे में बहुत बात करते हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं लोग, बहुत उनको सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, पर उससे पहले हेज ने ही अपना सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट दिया था, उनको उसके बारे में बात करते हैं, हेज के बारे में। ओके, सॉरी गले में प्रॉब्लम है, हर्टेज के बारे में बात करेंगे, गले में प्रॉब्लम है इसलिए। तो देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, हर्टेज ने बताया था। इन्होंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट बताया था। इन्होंने सबसे पहले, इनका ये ऑब्जर्वेशन आपको पढ़ना है, कभी मैं नीट में पूछ सकता है इसीलिए। ठीक, सबसे पहला क्या है कि इन्होंने सबसे पहला बताया, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड फ्रॉम द मटेरियल फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। ठीक, तो इन्होंने यही सबसे पहले बताया कि जैसे क्या होता है कि कोई वेवलेंथ किसी मटेरियल के सरफेस पे आता है, कोई फ्रीक्वेंसी का कोई यदि लाइट है, किसी फ्रीक्वेंसी का कोई लाइट यदि किसी मटेरियल के सरफेस पे आता है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वहाँ से निकलने लगते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगते हैं। जब भी कोई मेटल पे कोई भी यदि वेवलेंथ, लाइट का वेवलेंथ यदि इस पर टकराया, ठीक, यदि इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। ठीक, यही इन्होंने सबसे पहले बताया था। इसी तो इन्होंने सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा फ्रॉम द मेटल सरफेस एज सून द बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक। तो जैसे ही लाइट क्या होगा स्ट्राइक करेगा सरफेस पे, वैसे ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक, इन्होंने बस यही ये देखिए इंपॉर्टेंट आपका ऐसा रीजन बन सकता है, देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्राइक ऑफ लाइट बीम एंड द इजेक्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं था, जैसे ही आया बीम, जैसे है उतने क्या उसे तुरंत ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। तुरंत इनके बीच कोई टाइम लैग नहीं था, यही इन्होंने सबसे पहले देखा, यही इन्होंने बताया कि जैसे ही टकराया तुरंत ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलना चालू कर देंगे ऐसे ही। तो देयर नो टाइम लैग बिटवीन द स्ट्रीक ऑफ लाइट विंड एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, पहला ये था इनका। ठीक है, इसमें बस वही देयर नो टाइम लैग, यही इंपॉर्टेंट आपको याद करना है। तब दूसरा क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या बीम ऑफ लाइट। तो ये बहुत घटिया सा बता दिए। ठीक, बस यही इनका थोड़ा ड्रॉबैक था, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है वो क्या बता दिया, इंटेंसिटी या ब्राइटनेस के प्रोपोर्शनल इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन किसके प्रोपोर्शनल है, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी के प्रोपोर्शनल। इन्होंने यही घटिया चीज़ बता दिया, गलत चीज़ बताया अभी तक, मतलब इन्होंने यही बताया गलत अपना में। तो यही बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी या ब्राइटनेस ऑफ लाइट। ठीक, और इन्होंने लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बता दिया था कि इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए तभी लाइट निकलेगा, तभी क्या होगा। पर इन्होंने लेकिन क्लियर बता दिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होना चाहिए, इससे ज़्यादा यदि लाइट है तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा। इन्होंने ये बारे में बता दिया, फिर भी पता नहीं कैसे गलती कर दी, इंटेंसिटी और प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के बता दिया, यही गलती बता दिया। तो यही है।
फ्रॉम द मेटल, फ्रॉम ईच मेटल देयर इज characterized minimum frequency यानी म्यू नॉट, आल्सो नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से नीचे का वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इन्होंने यही बताया कि यदि कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यदि मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यदि नीचे का, बिलो का यदि वो है, बिलो फ्रीक्वेंसी है, तो आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। एज ए फ्रीक्वेंसी, यदि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी क्या ज़्यादा है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो क्या होगा, सॉरी, जब फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इजेक्शन इलेक्ट्रॉन कम आउट फ्रॉम द सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा कुछ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी से। इन्होंने काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी बता दिया था। द काइनेटिक एनर्जी दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विथ इंक्रीज ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। तो इन्होंने यही बताया कि काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगा, जितना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे लाइट की, उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। आपको पता भी होगा काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है, एच में होता है, तो फ्रीक्वेंसी जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, आपका एनर्जी इंक्रीज होगा। तो ये भी एकदम सब कुछ एकदम इन्होंने क्लियर बताया था। बस इनका ड्रॉबैक यही था कि ये आपके यहाँ पे लिखा है, बस ड्रॉबैक यही था कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इनका ड्रॉबैक यही है। देखिए ये लिखा है, ऑल द एबव रिजल्ट कुड नॉट एक्सप्लेन द बेसिक लॉ ऑफ द क्लासिक फिजिक्स। तो क्लासिक फिजिक्स का बेसिक नहीं बता दिया, मतलब इन्होंने फॉर्मूला कुछ नहीं दे पाया था, बस इन्होंने फिर अपना ये बता दिया था, केवल कह दिया था, कुछ फॉर्मूला वार्मूला नहीं दे पाए थे, बस ये है। ठीक, अकॉर्डिंग टू लेटर द एनर्जी कंटेंट ऑफ द बीम ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो इन्हें इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो बीम ऑफ लाइट डिपेंड करेगा, यानी बीम ऑफ लाइट किस पे डिपेंड करेगा, ब्राइटनेस ऑफ लाइट, मतलब इनकी ब्राइटनेस पे डिपेंड कर रहा है। यानी ऐसा भी हम कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड या काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद देम आज डिपेंड अपॉन ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। मतलब इसका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्शन या काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्राइटनेस पे। इनके हिसाब से बस यही गलती था, यही। ठीक, और इन्होंने ये फॉर्मूला भी नहीं दे पाए थे। अब इसी को पूरा एकदम सही से कौन करते हैं, आपका आइंस्टीन आते हैं। ठीक, ये सभी लाइन आपके एनसीईआरटी का, मैं किसी भी लाइन को आपको छोड़ा नहीं हूँ, मैं आपको ये आपको क्लियर कर दूँ। मैं बोलते बोलते गला दर्द करने लगा, क्योंकि आज मुझे सर्दी हो गया था। तो अब आइंस्टीन आइंस्टीन तो देखिए आइंस्टीन ने क्या कर दिया, बस इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इसको एक्सप्रेस कर दिया, और कुछ अपने जो इनका कंक्लूड कुछ गलती थी उसको इन्होंने क्लियर कर दिया। ठीक, अब इन्होंने वही सिंपल बता दिया, जब लाइट क्या होगा, किसी सरफेस पे गिरेगा तो उसके इससे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये मेटेरियल की फ्रीक्वेंसी कुछ होती है, इससे ज़्यादा की यदि है तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इससे ज़्यादा की यदि वेवलेंथ है, इससे ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी, तभी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होगा। इन्होंने यही बताया, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट अकर इफ फ्रीक्वेंसी, इफ फोटो फ्रीक्वेंसी इज मस्ट टू बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो फोटो फ्रीक्वेंसी है, जो फोटो फ्रीक्वेंसी जो आ रही है, इसकी वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। बस इन्होंने यही बताया। ठीक, अब मतलब ये सब आप जानते होंगे, ऑलरेडी फिजिक्स में पढ़े होंगे। बस यही है, एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इन्होंने यही बताया, जो एनर्जी आ रहा है उसमें क्या होगा, कुछ एनर्जी क्या होगा, इसके वर्क फंक्शन में चला जाएगा, और कुछ एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म में चला जाएगा। तो यही इन्होंने अपना एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पे लगा दिया अपना। यहाँ पे क्या, जो एनर्जी आई, ठीक, जो एनर्जी आई, कुछ एनर्जी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में चली जाएगी, और कुछ एनर्जी क्या होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में चली जाएगी। तो वही एच म्यू बराबर एच म्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। इसको आप काइनेटिक फॉर्म, एनर्जी फॉर्म में याद कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगी, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट हो जाएगी। तो यही करके ग्राफ भी पूछता है आपसे, तो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का अगर ग्राफ पूछेगा, तो इस तरह का आप ग्राफ बना लीजिएगा। और ये जो होगा आपका, ये क्या बताएगा, इंटरसेक्ट बताता है, आई मीन मतलब ये जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिसको वर्क फंक्शन बोलते हैं, क्या बताता है आपका, इंटरसेक्ट बताता है। ठीक, और इसमें स्लोप क्या बताएगा, एच, जो एच होगा ये क्या बताएगा, स्लोप को बताएगा। ठीक है, आप वाई बराबर एक्स प्लस सी से आप देख सकते हो। इन्होंने अपना बस करेक्शन क्या किया, इन्होंने बस ये बताया कि इंटेंसिटी अब बढ़ाओगे, उन्होंने इंटेंसिटी बताया कि इंटेंसिटी बढ़ाओगे तभी नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेगा, और वही से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, उन्होंने ये बता दिया था। इन्होंने उसको सही किया, इंटेंसिटी यदि आप बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे। सही बात है, नंबर जो फोटॉन नंबर बढ़ जाएंगे, बहुत सारे फोटॉन आपको हो जाएंगे, नंबर बढ़ जाएंगे। तो फोटॉन की एनर्जी नहीं बढ़ जाएगी, तो उसके नंबर बढ़ेंगे। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटॉन की नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ जाएंगे, इससे फोटो करंट बढ़ेगा, आपको करंट ज़्यादा मिलेगा, पर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, उससे करंट आपको ज़्यादा आएगा। इंटेंसिटी बढ़ाने नंबर ऑफ फोटोन बढ़ता है, पर उससे क्या होता है, फोटो करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेंगे, इससे क्या होगा, फोटो करंट बढ़ जाएगा। ठीक, लेकिन आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, यदि आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आपको पता है ई बराबर क्या होता है, एच में होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, वही क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, वही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखाएगा। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा
तो क्या होगा, फोटोलिटिक इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तभी क्या होगा, वही आपको करंट मिलेगा। ठीक, तो सिंपल से याद कर लीजिए, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको होगा। ठीक, आपका नीट का क्वेश्चन देख लेते हैं। नीट का ही क्वेश्चन है या एनसीईआरटी क्वेश्चन है, और नीट में भी क्वेश्चन आया इस पर। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू नॉट फॉर अ मटेरियल इज कितना है, 7.0 इंटू 10⁻14 सेकेंड इनवर्स है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमको दे दिया कितना, 10 इंटू 7 इंटू 10⁻14 दे दिया है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इज म्यू बराबर 1.0 इंटू 10⁻15 सेकेंड इनवर्स दे दिया, हिट द मेटल। ओके, तो वो क्या कैलकुलेट करने बोला, कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी के बारे में कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमको बताया कितना इमिशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी कितना दे दिया, म्यू बराबर कितना है 1 इंटू 10⁻15 दे दिया रेडिएशन फ्रीक्वेंसी। रेडिएशन फ्रीक्वेंसी कितना है 1 इंटू 10⁻15 दे दिया है। ठीक, अब आपको फॉर्मूला पता होगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, एच, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट होता है। ठीक, एच कॉमन ले लोगे तो एच काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, क्या हो जाएगा, मैं गला दर्द करने लगा, काइनेटिक एनर्जी का क्या एच इंटू क्या होगा, म्यू नॉट, म्यू माइनस म्यू नॉट हो जाएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है, 6.63 इंटू 10⁻34 होती है। ठीक, म्यू की वैल्यू कितना है, म्यू की वैल्यू जितना जो रेडिएट हो रहा है कितना है, 1 इंटू 10⁻15 है, जितनी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी कितना है 1 इंटू 10⁻15 है। ठीक, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 7 इंटू 10⁻14 है, 7 इंटू 10⁻14 है। इसको आप 15 के फॉर्म में चेंज करोगे कितना लिख सकते हैं, 0.7 लिख सकते हैं, 0.7 इंटू 10⁻15 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 1 में से 0.7 घटाएंगे तो 0.3 बचेगा, तो 0.3 इंटू 10⁻15 हो जाएगा। ये कितना है 6.63 इंटू 10⁻34 है। इसमें अब इसको माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 10⁻19 आ जाएगा, 6 12 6 से 18 हो जाएगा, यानी आपका लगभग आएगा 1.98 इंटू 10⁻19 जूल आ जाएगा। ओके, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा कर आपके नीट में एक भी क्वेश्चन नहीं आया इससे आपका क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी का ही है, क्योंकि इससे आपको फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पर क्वेश्चन ही नहीं बनाता है केमिस्ट्री में। इससे आपके फिजिक्स में आए हैं, केमिस्ट्री में केवल मतलब कि मैंने एनसीईआरटी से लाया हूँ, इस पर क्वेश्चन नहीं है। अब बात करते हैं बोर्ड का मॉडल, जो बोर्ड ने मॉडल अब सबसे, अब इसके बाद आप बात करते हैं बोर्ड मॉडल। ये सबसे अच्छा मॉडल था, यही इन्हीं का सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है मॉडल। अब इसके बाद में मॉडर्न मॉडल बने हैं, पर सबसे अच्छा वेरिएबल मॉडल इन्हीं का है, सबसे अच्छा माना जाता है इनका मॉडल। ठीक, बोर्ड ने क्या बताया था, वैलिड किसके लिए, वैलिड फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो किसके लिए, केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम, जैसे हाइड्रोजन हो गए, हीलियम प्लस आयन हो गया, लिथियम प्लस 2 आयन हो गया, बेरियम प्लस 3 आयन हो गया, केवल एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इनका वैलिड है, इससे ज़्यादा के लिए वैलिड नहीं है। ठीक, क्या है, इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स रेडियस एंड एनर्जी आर कॉल्ड ऑर्बिट। तो उन्होंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बातें की हैं जो वो नहीं बता पाए थे, उन्होंने उसको एकदम क्लियर किया है। ठीक, पहला क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इन हाइड्रोजन एटम, जो हाइड्रोजन एटम की जो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इन हाइड्रोजन एटम के बारे में ही बात किया है, इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम कैन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ द फिक्स रेडियस एंड एनर्जी कार ऑर्बिट। तो इन्होंने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन है कैसे मूव करते हैं, क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों क्या करते हैं, मूव अराउंड, क्या कहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, अराउंड क्या कहते हैं, मूव करते हैं, एक ऐसे एक सर्कुलर पाथ में, फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, जिसका रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है, और उसकी एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है। इन्होंने बस ये अपना लाइन ऐड किया था, क्योंकि एनर्जी और उसका रेडियस क्या होता है, फिक्स होता है, उसी इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। उन्होंने एक ऑर्बिट में अपना चक्कर लगाते हैं। ठीक, जिसका रेडियस और एनर्जी क्या होती है, फिक्स होती है, उसी में वो अपना चक्कर लगाते हैं। ओके, पहला इन्होंने ये बताया। दूसरा इन्होंने क्या बात बताया कि जो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट नॉट चेंज विद टाइम, तो जो एनर्जी है वो टाइम पे चेंज भी नहीं होगा। जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होती जाएगी, ऐसा नहीं है। द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट इन द ऑर्बिट नॉट चेंज बाय द टाइम पे चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा, वही बात इन्होंने बताया, क्लियरली बताया। द इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस वैन इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा या लॉस करेगा वैन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में, तभी क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को इमिट करेगा, या मतलब एनर्जी को लॉस करेगा या एनर्जी को गेन करेगा। ऐसे एनर्जी कभी समय ख़त्म नहीं होगा या गेन नहीं करेगा। ठीक, वही बोलता है एनसीईआरटी, एनर्जी गेन या लॉस व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल। ठीक, या हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल, वही वाइस वर्सा। ठीक, वही यदि हाई से लो में आप जाओगे, हाई एनर्जी लेवल से यदि ऊपर से नीचे आओगे, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जाओगे, तो आप एनर्जी को रिलीज करोगे। ऊपर से नीचे जाओगे तो एनर्जी निकालोगे। यदि आपको ऊपर जाना है, लो से हाई जाना है, लो से हाई जाना है, तो आप एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। ठीक, यानी आपको मान लीजिए सीढ़ी चढ़ना है, तो आप क्या करोगे, कुछ खाओगे, कुछ पहले एब्जॉर्ब करोगे, तब जाओगे, तब चढ़ोगे आपको, क्योंकि एनर्जी जब लो से हाई जाना है तो आप एनर्जी एब्जॉर्ब करोगे।
तो ऊपर से नीचे आता है, एनर्जी आप क्या करोगे, रिलीज करोगे। ठीक। अब तीसरा इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट तीसरा बात कि क्या है, एंग्लो मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज। इन्होंने बोला कि एंग्लो मोमेंटम जो है क्वांटाइज होता है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जिसमें वो रिवॉल्व कर रहा है उसका एंग्लो मोमेंटम क्वांटाइज होता है, क्योंकि यदि एंग्लो मोमेंटम क्वांटाइज है मतलब इसका मतलब एनर्जी वो ट्रांसफर नहीं करेगा। सिंपल बात यही है। तो आपको ये बात पता होगा, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2m होता है, ई बराबर पी स्क्वायर बाई 2, ये आप फॉर्मूला जानते हो। जिसका मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, उसकी एनर्जी कहाँ रेडिएट होगी, जिसका यही कांस्टेंट है उसकी रेडियस एनर्जी कहाँ रेडिएट होगी, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। ठीक, तो वही फॉर्म है। यदि मोमेंटम ही क्या है, कांस्टेंट है, वही एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्वांटाइज, एंगुलर मोमेंटम एक कांस्टेंट है, उसकी एनर्जी कहाँ रेडिएट होगी, एनर्जी रेडिएट नहीं होगी, ये फॉर्मूला आप जानते होंगे। तो वही है, ये एम बी आर एन एच अपॉन 2 पाई होता है। ठीक, तो यानी उसका एनर्जी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, जो एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, एम बी आर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला आप जानते हैं, एम बी आर होता है, वो किसके बराबर होता है, एन एच अपॉन 2 पाई। या एन क्या है, नंबर ऑफ सॉरी ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, 1 2 3 कुछ भी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसको आप आगे पढ़ोगे क्वांटम नंबर, एन को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। ठीक, एन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिटल्स को बताता है। एच क्या है आप जानते हो, वही प्लैंक कांस्टेंट है एच, और 2 पाई आप जानते हो। ओके, ठीक। जब आप इन्हीं के फॉर्मूला सॉल्व करोगे, यानी एंगुलर मोमेंटम वाला एम बी आर वाला एन एच अपॉन 2 पाई वाला आप देखोगे, इससे सॉल्व करोगे तो आपको कुछ ऐसे वैल्यू आते हैं। मतलब उन्होंने बताया रेडियस, जो इलेक्ट्रॉन जब क्या होगा, न्यूक्लियस के चारों ओर यदि रिवॉल्व करेगा तो जब चारों तो उसका कुछ रेडियस होगा, उसके बारे में बताया, उसकी वेलोसिटी बताया कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसके बारे में बताया, उसकी एनर्जी क्या होगी, उसके बारे में, इस सब के बारे में फॉर्मूला उन्होंने बताया। ठीक, तो आर बराबर क्या होता है, पहले हम बात करते हैं रेडियस। तो जिसमें जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, घूमेगा, उसका रेडियस क्या होगा, आर बराबर क्या होगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड। तो एन की वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसका रेडियस उतना ही ज़्यादा, मतलब जितना दूर चला जाएगा, जितना दूर ऑर्बिटल्स में चला जाएगा उसका रेडियस उतना ही बड़ा होता जाएगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला देख सकते हो, आर बराबर क्या होता है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा आपकी वैल्यू, आर बराबर 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लीजिए पहला। ठीक, दूसरा बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन होगा। ठीक, वी बराबर क्या होगा, 2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन। अब बात बता दूं मैं आपको, जेड क्या है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास नहीं, एटॉमिक नंबर है। ठीक, और एन क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, या आप इसको ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी बोल सकते हैं। ठीक, तो फिर देख लीजिए रेडियस फॉर्मूला क्या होता है, आर बार 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होता है। वेलोसिटी की बात करें 2 इंटू 10⁻⁶ जेड बाई एन होता है। ठीक, ये बात करें एनर्जी का फॉर्मूला, बात एनर्जी की वैल्यू निगेटिव में आती है। ऐसा क्यों, अभी मैं आपको बारे में, एनर्जी बराबर क्या होता है, -2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन होता है। तो ये बराबर क्या होता है, -2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक, या फिर देखिए ये क्या होता है, -2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। ठीक, अब बात करते हैं जिसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये जूल में है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको देखना होगा। ई बराबर क्या होगा, -1.36 इंटू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा। ठीक, तो ये फॉर्मूला पहले 3-4 बार लिख के याद कीजिए, ऑलरेडी आपको फिजिक्स में याद होगा, फिर यदि नहीं याद हो तो अब लिख के याद कर लीजिए। अब देखिए मैंने आपको बताया था जब एनर्जी का गेन या लॉस कब होगा, जब एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल्स में जाएगा, तभी क्या होगा, एनर्जी का क्या होगा, गेन या लॉस होगा। तो वही एनर्जी चेंज पूछता है कभी का, एनर्जी चेंज डेल्टा ई बराबर क्या होगा, E2 माइनस ई होने का, फाइनल माइनस इनिशियल कर दीजिए, वही होगा। ठीक, डेल्टा ई बराबर क्या होगा, 2 इंटू 10⁻18 होता है जेड स्क्वायर, एन फाइनल माइनस इनिशियल होगा। ठीक, लेकिन ये निगेटिव में होता है, इसको आप पॉजिटिव कर लोगे तो क्या होगा, एन इनिशियल माइनस एन फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको यदि पॉजिटिव लिखना होगा, चेंज की बात करें तो इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा, बस सिंपल से याद कर लीजिए। ठीक है, हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल है। ठीक, जब इसको आप चेंज करोगे तो निगेटिव में होता है एनर्जी फॉर्मूला हमेशा, 2 इंटू 10⁻18 निगेटिव में होता है, तो इसलिए क्या होगा, इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करना है, एक बार फिर देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूँ सभी फॉर्मूलेस। पहला क्या है, रेडियस क्या होगा, 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होगा। वेलोसिटी की बात करें और ये किस में होगा, एंगस्ट्रॉन्ग में होगा, तो आर बराबर क्या होगा, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, वो भी किस में आएगा, आपका रेडियस एंगस्ट्रॉन्ग में आएगा। प्लस होता है वेलोसिटी, वी बराबर क्या होगा, 2 इंटू 10⁻6 जेड बाई एन होगा। ठीक, मीटर पर सेकेंड में आएगा। बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, -2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होगा, ये किस में आएगा, जूल में एनर्जी आएगा। यदि अब माइनस यहाँ पे रहेगा ही। ठीक, मैं कहता हूँ 2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है। एनर्जी करके -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ओके, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक ऑर्बिटल दूसरे ऑर्बिटल्स में जाएगा तो एनर्जी चेंज होगा, उस टाइम एनर्जी की वैल्यू क्या होगा, डेल्टा ई बाय 2 इंटू 10⁻18 जेड स्क्वायर 1 इनिशियल माइनस फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा।
वन अपॉन इनिशियल का स्क्वायर माइनस वन अपॉन फाइनल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या बताता है इसके बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा एन बढ़ने का, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगा, देखिए यहाँ देखिए आप एन की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज होगी एनर्जी और एनर्जी की नेगेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी ये नेगेटिव वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक, तो अब यहाँ से देख सकते हैं एन बढ़ने पर क्या होगा, एनर्जी बढ़ रहा है, एन जितना एन बढ़ रहा है उस हिसाब से एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू कम हो रही है एन एनर्जी की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे एन बढ़। अब देखिए एन बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। अब यहाँ से देख सकते हैं जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ रही है वैसे क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। एन बढ़ेगा तो क्या होगा, रेडियस भी बढ़ेगा। या ऐसे भी यहाँ देख सकते हो फिर से बात करें, यदि एन बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी नेगेटिव की वैल्यू कम होती जाएगी, एनर्जी नेगेटिव वैल्यू कम होगी मतलब क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब एन बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, अब देखिए एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, उसका बॉन्ड वीक होता जाएगा। इलेक्ट्रॉन के साथ जो उसका बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के साथ जो बॉन्ड था वो वीक होता जाएगा। ठीक, तो जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा मतलब क्या होगा, लूजली बॉन्डेड होता जाएगा। जैसे जैसे एन बढ़ता जाएगा एन की वैल्यू बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगा, एन बढ़ने पर क्या होगा, रेडियस बढ़ेगा। वैसे वैसे क्या होगा, उसका बॉन्ड वीक होता जाएगा, मतलब वीक बॉन्ड, उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, मतलब इसके साथ जो बॉन्ड था इसका वो वीक हो जाएगा। इनके बीच बॉन्ड था, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो बॉन्ड था वो वीक होता जाएगा। तो देखिए यही एकदम इंपॉर्टेंट आपका नोट पॉइंट यही याद करना है। स्मॉल ऑर्बिट यानी एन बराबर वैसे वन है, स्मॉल ऑर्बिट जिसमें एन बराबर वन है उसमें क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा नेगेटिव होगा, उसमें एनर्जी वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव होगी। उसका मतलब यही है कि एटम क्या है, टाइटली बॉन्डेड है। तो जिसमें जिसमें एन की वैल्यू जितना ज़्यादा नेगेटिव होगी उतना क्या होगा, एटम टाइटली बॉन्डेड होगा। बस यहाँ नेगेटिव साइन यही बताता है कि वो टाइटली बॉन्डेड है। नेगेटिव साइन हमको क्या बताता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है, यही हमको नेगेटिव साइन बताता है। ये एन की वैल्यू वन है, एन की वैल्यू वन यानी इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, एनर्जी की वैल्यू बहुत ही कम है मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। स्मॉल ऑर्बिट ऑफ एन, तो देखिए एन की वैल्यू यदि वन है, एन बराबर वन है तो यानी एनर्जी क्या है, नेगेटिव में होगी, एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव में होगी। इसका मतलब यही है कि एटम बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। बस ये सिंपल सा कि एटम बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। ये सब मैं इसके बारे में इतना ये बता रहा हूँ क्योंकि आपके नीट में क्वेश्चन है, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, उसको मैंने हिंदी में कन्वर्ट किया, सिंपल बनाया है। एकदम एनसीईआरटी बहुत बड़े में इसको लिखा है जिसको मैंने सिंपल बनाया है। ठीक, यही सिंपल से यही एन यहाँ नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि यहाँ बहुत टाइटली बॉन्डेड है। यदि एन की वैल्यू वन है यानी बहुत अच्छे टाइटली बॉन्डेड है, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब बॉन्ड इसका वीक होता जाएगा। बस यही सिंपल से अभी तक इसका कंक्लूजन यही रहा कि एन की वैल्यू यदि वन है मतलब टाइटली बॉन्डेड है, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी मतलब कि ये बॉन्ड वीक होता जाएगा। ठीक, देखिए उतना देर से मैं आपको क्यों चिल्ला था, क्योंकि आपके ये नीट में क्वेश्चन आया है इसीलिए मैं इतना देर से आपको चिल्ला रहा था। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, बेस्ड ऑन द इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दिया ई माइनस 2.1 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल है, ई की वैल्यू को दे दिया ये। ठीक, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ द फॉलोइंग डेमिज आर नॉट करेक्ट, तो ये आपको कौन सा इसमें कंक्लूजन गलत है यही आपको बताना है, कौन सा कंक्लूजन गलत है। आपका नीट 2013 क्वेश्चन है, या वो लाइन नहीं पढ़ते अभी क्वेश्चन गलत कर देते, ये आपके एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन बनाया है इसीलिए। पहला ऑप्शन क्या है, द इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट। तो सही बात हमको यहाँ ये क्या बता रहे हैं, एनर्जी के बारे में बता रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ये इक्वेशन को यही बता रहा है, ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है, फॉर एन बराबर वन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव, एक बार फिर देख लीजिए, फॉर एन बराबर वन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी, सही बात है, एन की वैल्यू यदि वन रख दीजिए इलेक्ट्रॉन की नेगेटिव वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी। ठीक, तो यही बोला एन बराबर वन इलेक्ट्रॉन हैज़ मोर नेगेटिव एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी। देन इज एन बराबर सिक्स, एन बराबर सिक्स के कंपेरिजन में एन बराबर वन की एनर्जी क्या होगी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगी, विच मीन दैट द इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बॉन्डेड इन द स्मॉल अलाउ ऑर्बिट। इन्होंने यही बात गलत बन रहा है, इसका मतलब यही है विच मीन दैट इलेक्ट्रॉन इज लूजली बॉन्डेड, नहीं, इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्ड है। एन बराबर वन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत टाइटली बॉन्ड है इन स्मॉल अलाउ ऑर्बिट, जो स्मॉल ऑर्बिट होते हैं उसमें क्या होता है, बहुत टाइटली बॉन्डेड होता है, इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे क्या बोला, लूजली बॉन्डेड, नहीं, स्मॉल ऑर्बिट एन बराबर वन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइटली बॉन्ड है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, जितना ज़्यादा नेगेटिव उतनी ज़्यादा टाइटली बॉन्डेड है। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, यही बी, यही क्या है, गलत है। ठीक, तो एन की वैल्यू जितना ही कम है, एन की वैल्यू जितना ही कम है उतना ही वो अच्छे से बॉन्डेड है, ये आप सिंपल देख सकते हो। यहाँ क्या है, एन की वैल्यू कम है तो क्या होगा, ये बोला बहुत लूजली बॉन्डेड, नहीं, उतना ही अच्छी स्ट्रांगली बॉन्डेड होगा। तो यहाँ पे यही गलत बोल दिया है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, द नेगेटिव साइन इन इक्वेशन सिंपली मीन दैट द एनर्जी ऑफ द बॉन्डेड टू द न्यूक्लियस इज लोअर दैन टू बी द इलेक्ट्रॉन वर टू इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। सही बात है, जो बता क्या कर रहा है, द नेगेटिव साइन इन द इक्वेशन, जो नेगेटिव साइन इक्वेशन क्या बता रहा है, सिंपली मीन उसका क्या है, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड, एनर्जी क्या क्या इसका मीन क्या है, इसका मतलब क्या बता रहा है, यदि नेगेटिव साइन वो क्या बता रहा है कि एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस इज लोअर, एनर्जी क्या होगा, लोअर होगा,
इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एनर्जी लोअर कब होगा, देन वुड बी द इलेक्ट्रॉन वर एट इन्फिनाइट डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस। जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बहुत दूर हो जाएगा तो उसके बीच क्या होगा, बॉन्ड बहुत कमजोर होगा। तो ये बात सही है कि क्या होगा, उसके बीच बॉन्ड बहुत कम होगा। जब इन्फिनाइट डिस्टेंस होगा तो उनके बीच का जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का बॉन्ड क्या होगा, बहुत वीक होगा या लोअर होगा। ये बात सही है। इन्फिनाइट डिस्टेंस में क्या होगा, बॉन्ड कैसा होगा, लोअर होगा। ये बात सही है। ठीक, लास्ट क्या है आपका, लार्ज द वैल्यू ऑफ एन दस लार्ज इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस। सही बात है, जितना एन की वैल्यू बढ़ेगी, आपको पता ही होगा आर बार क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड होता है, ठीक, इंटू 0.53 होता है ना, कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको याद होगा ही। तो जितना एन की वैल्यू बढ़ेगी उतना ही क्या होगा, आपका रेडियस बढ़ेगा। तो वही बोला, लार्ज द वैल्यू ऑफ एन लार्ज द ऑब्वियस रेडियस। तो ये बात भी सही है। तो हमारा यही गलत है, यहाँ यही बोल दिया कि एन की वैल्यू कम स्मॉल के लिए क्या होगी, बहुत लूज बॉन्डेड होगी। नहीं, स्मॉल वाले के लिए बहुत अच्छे से बॉन्डेड है। निगेटिव साइन हमको यही बताता है। ओके, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी भी असर्शन रीजन इससे घुमा के बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको बताया है। 2011 क्वेश्चन है, क्या है, अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशनल इज द हाइड्रोजन एटम विल बी गिव राइज टू द लिस्ट एनर्जी प्रोटॉन। तो इसमें बताया कि, तो हमसे पूछा है कि इसमें इनमें से कौन ऑप्शन में क्या होगा कि एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी, एनर्जी डिफरेंस सबसे कम होगा, इनमें से किसके लिए एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूँ, एनर्जी का डिफरेंस कम कब होगा, जब क्या होगा, बगल बगल में जाइए, इधर से इधर जाइए, इधर से इधर जाइए, अपने बगल बगल के पास पास में जाइए, तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा। ठीक, देखिए दूर दूर है, ठीक, 6 है, ये 1 है, तो दूर दूर है कहाँ, ये देखिए ये पास पास है, ये भी पास पास है, ये देखिए ये भी थोड़ा दूर है, 5 से 3 में जा रहे हैं, ये दूर है, तो ये दोनों ऑप्शन आप सीधे काट दीजिए। ठीक, इसमें देखिए, इसमें 5 से 6 में, 6 से 5 में जा रहा है, इसमें क्या है 5 से 4 में जा रहा है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, एनर्जी डिफरेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं, यहाँ पे पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ डिफरेंस वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एनर्जी, आप देख सकते हो, एनर्जी क्या है, एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एनर्जी क्या है, एन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसमें एन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी में क्या होगा, एनर्जी कम होगा। लिस्ट एनर्जी वाला डिफरेंस पूछ रहा है किसका होगा, लिस्ट एनर्जी डिफरेंस किसका होगा, जिसके में क्या होगा, पहले बगल वाला होना चाहिए, पहला चीज़। ठीक, दूसरा क्या है कि एन की वैल्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी क्या होगा, एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, लिस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी, यानी ऑप्शन क्या होगा, बी। आप तो चाहिए ऐसे भी कर सकते हैं, ये पूरा फॉर्मूला लगाइए कि क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक की वैल्यू रख के सॉल्व कीजिए, या तो सीधे आप दिमाग से कीजिए तो भी आपका हो जाएगा। तो एनर्जी सबसे कम किसका होगी, बगल बगल वाले का होगा, पहले ये देख लीजिए। दूसरा क्या होगा कि आपको ये देखना होगा कि एनर्जी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर, किससे एन की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होगी उसका सबसे कम होगा, उसी का। ओके, तो ऑप्शन कौन सा होगा, दे नीट 1995 का क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, क्या है, द रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन इन ग्राउंड स्टेट इज कितना, 0.5 एंगस्ट्रॉन्ग है। द रेडियस ऑफ द लिथियम +2 आयंस, जिस जेड की वैल्यू को पता है, लिथियम के लिए कितना होता है, 3 होता है, इन सिमिलर स्टेट इज। तो हमको ग्राउंड स्टेज का, हमको हाइड्रोजन के लिए हमको दे दिया है, कितना दे दिया, 0.53 एंगस्ट्रॉन्ग दे दिया ग्राउंड स्टेज के लिए, हाइड्रोजन के लिए दिया है। हमको रेडियस पूछा है किसके लिए, लिथियम के लिए पूछा है, फिर लिथियम +2 के लिए हमको पूछा है, सेम सिमिलर स्टेज यानी ग्राउंड स्टेज के लिए ही हमको पूछा है, इसके लिए लिथियम के लिए रेडियस की वैल्यू पूछा है क्या होगी। तो रेडियस आर वाला क्या होता है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड। यहाँ पे देखिए क्या है, एन तो सेम है, क्योंकि सेम सिमिलर वो स्टेज है, तो एन तो सेम है, क्योंकि किसके प्रोपोर्शनल है रेडियस, उसके जेड के प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेडियस क्या है, इसके जेड के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसको मैसे लिख सकते हैं R1/R2 का क्या लिख सकते हैं, Z2/Z1 लिख सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, R1 इसके लिए हाइड्रोजन के लिए कितना है, 0.53 है, R2 कितना होगा हमको निकालना ही है। ठीक, जेड की वैल्यू, ये Z2 की बात करें कितना है, लिथियम के लिए कितना होता है, 3 होता है, और लिथियम के लिए और हाइड्रोजन के लिए हो कितना होगा, जेड की वैल्यू 1 होगी। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं R2 बराबर क्या हो जाएगा, 0.53/3, 0.53/3 हो, इसको काटेगा तो 0.717 एंगस्ट्रॉन्ग आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, सी। ठीक, अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एक होता है हाई एनर्जी लेवल, एक होता है लो एनर्जी लेवल। ठीक, इसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आपको दो पढ़ना है, कहता है एनर्जी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, दो तरह के होते हैं। ठीक, इस दो तरह के स्पेक्ट्रम आपके होते हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन मतलब क्या होता है, कब एब्जॉर्ब करेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कब आप एब्जॉर्ब करोगे, जब क्या होगा, आपको लो से हाई जाओगे, आपको यदि ऊपर चढ़ना है सीढ़ी पे, तो आप कुछ खाओगे तो ऊपर चलोगे, सीढ़ी पे आपको चलना है, सीढ़ी चलना है, तो आप एनर्जी पहले क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किस में होगा, जब क्या होगा, लो से हाई में जाओगे तो उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उस समय आप एनर्जी क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, इसलिए उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस होता है, मतलब कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होता, धीरे धीरे चलोगे, ऐसा भी आप याद कर सकते हो, बहुत सिंपल सा ट्रिक। ठीक, तो लो से हाई में जाओगे उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम,
ठीक, इसमें हम एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं ये कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब बात करते हैं जब हाई से लो में आओगे, ऊपर से नीचे आओगे, तो क्या करोगे, एनर्जी को रिलीज़ करोगे, इसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। ये कैसा होता है, कॉन्टिन्यूस। अब ऊपर से आओगे, धड़ धड़ आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सिंपल कर सकते हो। तो ऊपर से हमारे नीचे आएंगे तो कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, बस सिंपल इसमें यही याद करना है आपको। ओके, अब बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपको फॉर्मूला जो आपका बनता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सिंपल सा फॉर्मूला बनता है। एक होता है लैम, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, म्यू को बोलते हैं वेव फंक्शन। यहाँ पे क्या है, वेव फंक्शन है, बराबर क्या होता है, या तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, वन बाई लैम्डा फॉर्म में भी आपको याद होगा। वन बाई लैम्डा बराबर क्या होता है, आर जेड स्क्वायर वन बाई एन वन का स्क्वायर माइनस वन बाई एन टू का स्क्वायर। ओके, तो एक बार फिर देख लीजिए, ये क्या है, वेव फंक्शन है, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं वन बाई लैम्डा। वन बाई लैम्डा क्या है, वेव फंक्शन है। तो वेव फंक्शन बराबर क्या है, या तो वन बाई लैम्डा लिखिए, या इसको वेव फंक्शन भी हम लिख सकते हैं। या तो आपसे वेव फंक्शन पूछेगा या वन बाई लैम्डा वाली पूछेगा। तो वेव फंक्शन बराबर क्या होता है, वन बाई लैम्डा बराबर होता है। तो वेव फंक्शन बराबर वन बाई लैम्डा बराबर क्या होता है, जेड आर जेड स्क्वायर वन अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू का स्क्वायर होगा। ठीक, आर क्या है, रेट बार कॉन्स्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.096 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इनवर्स होती है आर की वैल्यू। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए 5 तरह के आपके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होते हैं। पहला है लाइमन सीरीज का होता है, दूसरा है बार्मर सीरीज का, तीसरा है पार्सन सीरीज का, चौथा है ब्रैकेट सीरीज का, पांचवा है फुंड सीरीज का। ठीक, ऐसे 5 तरह के आपके, तो कई तरह के आपके होते हैं, 4 तरह के हम आपके यहाँ सेटिंग दिया है। ठीक, लाइमन बामन पाचन ब्रैकेट फुंड, 3 तरह के आपके यहाँ सेटिंग दिया है। ठीक, पहला हुआ कि आप कहीं से भी घूम फिर के, अच्छा एन बराबर इन्फिनेटिव से लेके कहीं से भी घूम फिर के एन बराबर 1 में आइए, उसे ही बोलते हैं लाइमन सीरीज। चाहे इन्फिनेटिव से आइए, चाहे 6 से आइए, चाहे 5 से, चाहे 4 से आइए, कहीं से आप घूम फिर के यदि एन बराबर 1 में आप आते हैं, उसे ही बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये किस रेंज का होता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज का होता है। इसका जो वेवलेंथ आता है वो किस रेंज का आता है, अल्ट्रा वायलेट रेंज का आता है। ठीक, दूसरा बात रहता है आप कहीं से भी घूम फिर के आप यदि एन बाई टू में आइए, उसको हम बोलते हैं बामन सीरीज। कहीं से भी घूम फिर के आप किस में, एन बाई टू में आइए, इसको हम बोलते हैं बामन सीरीज। ये किस में होता है, विजुअल रीजन में होता है। आपको देखिए कलर में करके दिखाया भी है एनसीईआरटी ने। ये किस रीजन का होता है, विजुअल रीजन का होता है। कहीं से घूम फिर के बालमन में ये किसी का होता है, विजुअल रीजन का होता है। इस पर कई बार एनसीईआरटी आपसे पूछ दिया है नीट में क्वेश्चन, आपके नीट में कई बार क्वेश्चन पूछा है कि बालमन सीरीज किस रीजन का होता है, विजुअल रीजन का होता है। बात करते हैं पास्टन। पास्टन के यदि आप कहीं से भी घूम फिर के एनिवर्सरी में आइए, उसको हम बोलते हैं पास्टन सीरीज। ठीक, ये किस रेंज का होता है, इंफ्रारेड का होता है। ठीक, तो एक बार फिर देख लीजिए, आप कहीं से घूम फिर के एनवर 1 में आइए, उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज। ये किसका होता है, अल्ट्रावायलेट रेंज का होता है। कहीं से भी घूम फिर के आप एनवर 2 में आइए, उसको बोलते हैं बालमन सीरीज। ये किस रेंज का होता है, विजुअल रीजन का होता है। आप कहीं से घूम फिर के एनवर 3 में, इसको बोलते हैं पास्टन सीरीज। ये इंफ्रारेड का होता है। ओके, यदि हम बात करें लाइमन सीरीज में, तो ये किस रेंज का होता है, अल्ट्रावायलेट रेंज का होता है। यदि घूम एन1 की वैल्यू इसमें कितना हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और एन2 की वैल्यू कितना है, 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ऐसी बात करें बालमर सीरीज किस रेंज का होता है, विजुअल रीजन का होता है। एन1 की वैल्यू कितना हो जाएगी, इसमें 2 हो जाएगी, एन2 की वैल्यू 3 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। ठीक, इन्फिनेटिव तक हो सकती है। बात करते हैं पास्टन में, ये किस रेंज का होता है, इंफ्रा रेंज का होता है। ठीक, इसमें एन1 वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, एन2 वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 4 5 6 कुछ भी हो सकती है। बात करते हैं ब्रैकेट, ये भी किस रेंज का होता है, इंफ्रा रेंज का होता है, रेंज रीजन का होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, एन की वन की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी, एन की वैल्यू 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। ओके, अब बात करें यदि आपसे पूछे मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ यदि आपसे पूछे, तो जो बगल वाले होते हैं, यदि एन बाई 1 से एन बाई 2 में गए, मतलब 2 से 1 में आप गए, तो वही क्या होगा, जो बगल वाले होते हैं वही क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ का आंसर। जब आपसे मैक्सिमम वेवलेंथ का पूछेगा, तो आप बगल वाला दीजिएगा। ठीक, जो बगल से यदि मतलब एक से दूसरे में आएंगे, वही उसका वेवलेंथ क्या होता है, मैक्सिमम होता है, क्योंकि उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, मैंने आपको बताया था। ठीक, तो वही, तो लाइमन का क्या होगा, यदि एन वन की वैल्यू तब कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बारहवें की बात करें तो एन वन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 होगी, और एन टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब बगल वाला। ओके, अब बात करते हैं पासवन की, एन वैल्यू 3 हो जाएगी, एन टू की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो ये है मैक्सिमम वेवलेंथ। जब भी मैक्सिमम वेवलेंथ मिले, तो बगल वाले जो होते हैं, वही क्या होता है, मैक्सिमम वेवलेंथ होते हैं। बात करते हैं मिनिमम वेवलेंथ बोले, तो क्या होगा, एन वन बराबर तो 1 हो जाएगा। यदि लाइमन की बात करें तो एन वन बराबर 1 हो जाएगा, एन टू की वैल्यू कितना हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। बहुत दूर चले जाओगे तो आपका वेवलेंथ क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक, बात करते हैं बालमन की बात करें, तो एन टू वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एन वन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, एन टू वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। बात करें पास्टन की, तो एन थ्री की वैल्यू, एन वन की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी, एन टू वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव हो जाएगी। ओके, तो यही है। अगर नीट का क्वेश्चन है, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम द फोर्थ ऑर्बिट टू द सेकेंड ऑर्बिट इन
हीलियम आयन देन द रेडिएशन इमिट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो वही ऑप्शन आपसे मतलब क्वेश्चन क्या है, देन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा फ्रॉम 4 ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट। तो घूम फिर के किस पे आए हम, सेकेंड ऑर्बिट पे आए। घूम फिर किस से 4 से किस पे आए, सेकेंड पे आए। ठीक, तो वही इससे हमसे पूछा किस कौन से मतलब रेडिएशन इमिट करेगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो हमेशा आपको पता है कि बारमन के लिए क्या होता है, किस रीजन को होता है बारमन, विजुअल रीजन को होता है। एनवर 2 में बोल रहा है, एनवर 2 किसके लिए होता है, बारमन में होता है। बारमन का रीजन कैसा होता है, विजुअल रीजन को होता है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नीट में, बहुत सिंपल सिंपल। तो ये आपके नीट का एक क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ देन द लाइन लाइन इन द लाइमन सीरीज ऑफ द हीलियम आयन। तो हमको बोला है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ क्या होगा हीलियम आयन के लिए, क्या होगा मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक, वही वेवलेंथ की लैम्डा रखा तो 1/λ रखा, तो आर जेड स्क्वायर अपॉन 1/ny² माइनस 1/n²। यहाँ पे बोला है मैक्सिमम वेवलेंथ। तो मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब कि लाइमन के लिए बोला, तो मतलब क्या होगा, बगल बगल वाला होगा। ठीक, बगल वाला मतलब यदि लाइमन की बात करते हैं, N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/n1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1/n2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं 1/λ आर। और आपको पता होगा कि हीलियम है, हीलियम के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 4 होता है। जेड की वैल्यू कितना होती है, 4 होती है। ओके, सॉरी मतलब जेड की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है हीलियम के लिए। ठीक है, जेड का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, इंटू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये देखिए ये 1 है तो 1 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ये 4 से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो 1/λ हो गया, तो 4r इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा तो लैम्डा हो जाएगा 1/3r हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी। ठीक, ऐसे नीट में बहुत ईजी जो क्वेश्चन आते हैं, अब स्टॉप करके सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्या क्या ड्रॉबैक रहे हैं बोर के एटॉमिक मॉडल में। तो बोर का भी एटॉमिक मॉडल में कुछ ड्रॉबैक है, उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला सबसे पहले यही है कि इन्होंने केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में ही बताया था केवल, तो यही पहला ड्रॉबैक है। एप्लीकेशन फॉर एप्लीकेबल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज आई फेल फॉर द एलिमेंट हैविंग मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो ये फेल था, किससे, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए फेल था। दूसरा क्या है, बोर मॉडल कैन ओनली एक्सप्लेन अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिट इन द एटम एंड नॉट द इलेक्ट्रिकल वंस। तो बोर मॉडल भी किसके लिए बताया था कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में ही घूमता है, लेकिन रियल में सर्कुलर नहीं होता, और इलेक्ट्रिकल पार्ट में घूमते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, वो आगे आप पढ़ोगे ही। इन्होंने जबकि बताया किस में घूमता है, सर्कुलर पार्ट में घूमता है। ठीक, जो कि नॉट इलेक्ट्रिकल पार्ट। तो ये भी इनका एक ड्रॉबैक रहा है। तीसरा क्या है, अनेबल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन। स्पेक्ट्रल लाइन के स्टेबिलिटी आप और आगे पढ़ेंगे, तो इसमें आपको कुछ लाइन याद करना है, कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग आप आगे पढ़ेंगे बहुत हायर क्लास में। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने ये एक्सप्लेन भी नहीं कर पाए थे कैसे स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइन का। इन द प्रेजेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। मैग्नेटिक फील्ड में जो इफेक्ट रहता है उसको जीमन इफेक्ट रहता है, और जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इफेक्ट रहता है उसको बोलते हैं स्टार इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक से याद कीजिए, इलेक्ट्रिक स्टार, इलेक्ट्रिक से याद कर सकते हैं स्टार, फीस होता है ना। तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बोलते हैं स्टार इफेक्ट। तो इन्हें बस ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, ये सब इफेक्ट अभी नहीं है, बस एक नाम आपने दिया इसलिए मैं बता दिया। ये ना ही आप ये एक्सप्लेन कर पाए थे किसके बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट यानी इसको जीमन इफेक्ट कहते हैं, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट यानी कि स्टार इफेक्ट के बारे में भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म मॉलिक्यूल बाय केमिकल बॉन्डिंग। और एबिलिटी भी नहीं बता पाया था कि केमिकल बॉन्डिंग से मिलके बने होते हैं, ये सब की भी एबिलिटी नहीं दे पाए थे। ठीक, यही इनका ड्रॉबैक था। ये आप नाम याद कर लीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है ना, स्प्लिटिंग होता है स्पेक्ट्रल लाइन का, उसको बोलते हैं जीमन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो स्प्लिटिंग होता है उसको स्टार इफेक्ट करते हैं। बस अभी हायर क्लास में आप पढ़ोगे, ये लाइन आपके एनसीईआरटी में इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब लोग सोचते थे कि कुछ लोगों ने बोला कि वेव नेचर है जो लाइट है, कुछ लोगों ने बोला कि वेव नेचर है, कुछ लोगों ने बोला कि लाइट पार्टिकल नेचर है। तो लेकिन जो हाइगनबर्ग आते हैं, हाइगनबर्ग ने ही बोला सबसे पहले कि दोनों इनका नेचर है, ये पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, इन्होंने सबसे पहले बताया। तो ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर इन्होंने बताया, पार्टिकल प्लस वेव नेचर, इसके दोनों नेचर होते हैं। इसलिए किसने बताया, डे ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने बताया आपको। ठीक, तो ये आपने बताया कि जब कोई मास निकल रहा है, ठीक, कुछ वेलोसिटी से निकलता है, उसका मोमेंटम जो होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, कुछ वेव भी पीछे जनरेट करता जाता है। ठीक, यही इन्होंने मोमेंटम के बारे में बताया, लैम्डा वेवलेंथ, और उसके मोमेंटम के बारे में ये रिलेशन इन्होंने दे दिया, लैम्डा बराबर h/p। तो दे ब्रॉगली वेवलेंथ, इसको बोलते हैं लैम्डा को, लैम्डा बराबर क्या होता है h/p। एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट है, और पी क्या है मोमेंटम है। तो इन्होंने अपना सबसे पहले फॉर्मूला दिया, लैम्डा बराबर h/p। पी का पैसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर h/mv, कि मोमेंटम क्या होता है, mv होता है, इसलिए लैम्डा क्या होता है h/mv भी लिख सकते हैं, या बराबर h/2m/ke। क्योंकि ये भी आपको पता है p²/2m होता है ना, p²/2m काइनेटिक एनर्जी बराबर। तो यहाँ से भी आप लिख सकते हो मोमेंटम को हटा के, ये भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, तो √2m के भी लिख सकते हो। ओके, तो यही फॉर्मूला है, ये लाइन से फॉर्मूला, ये सब आप फिजिक्स में भी ज़्यादा यूज़ करते होंगे।
ठीक, अब बात करते हैं नीट का क्वेश्चन, द मिनिमम डे बर्गली वेवलेंथ इन एसोसिएटेड विथ, तो किसका सबसे कम डे बर्गली वेवलेंथ होगा, यही हमसे पूछा है। तो देखिए डे बर्गली वेवलेंथ क्या होता है, लैम्डा क्या होता है, एच बाई पी या एच बाई एम भी, तो जिसका मास सबसे ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, वेवलेंथ कम आएगा। तो किसका मास सबसे ज़्यादा, SO2 का मास सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन CO2, और सबसे ज़्यादा मास किसका, SO2 का, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी। ठीक, यही हमारा आंसर हो जाएगा, SO2 का मास ज़्यादा है इसलिए इसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे मिनिमम होगा, मिनिमम वेवलेंथ पूछा है। ठीक, ये नीड टू ड्रॉ टैंक का क्वेश्चन है। एक क्या है, 0.66 kg का बॉल है, इज मूविंग विथ अ स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड। एक कोई बॉल है इतने kg का, तो कितना स्पीड से मूव करता है, 100 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है। द एसोसिएटेड वेवलेंथ विल बी, तो इसका वेवलेंथ क्या होगा, हमसे ये पूछा है। ठीक है, एच की वैल्यू दी है 616, टैंक पर हमारे साथ 34 दे दिया है। ठीक, 220 टैंक का क्वेश्चन है। आपको पता है लैम्डा क्या होता है, एच बाई एम भी होता है। ठीक, हमसे वेवलेंथ की वैल्यू भी पूछा है, कितना होता है लैम्डा हमको निकालना है। एच की वैल्यू कितना होता है, 6163 इंटू टैंक पर माइनस ऑफ 34 अपॉन कितना है, 0.66 है, इसकी वैल्यू 0.66। ठीक, इंटू क्या है, वेलोसिटी कितना 100 है। ठीक, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो, 66 हो जाएगा। और इसको काटोगे तो 0.1 आ जाएगा, 0.1 इंटू टैंक पर माइनस ऑफ 34 है। इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा 1 इंटू टैंक पर माइनस ऑफ 35 आ जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी सी। ओके, तो इस तरह से अब ये इसको मैं पूरा फुल कर दूँ ताकि आप पूरा देख सको क्वेश्चन। ठीक, तो यही हमारा ये मैं देखिए बोलते मैं थक चुका हूँ, ये लेक्चर ऑलरेडी बड़ा हो चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई एक्स्ट्रा लेक्चर बनाओ। ठीक, ये हमारे जितने भी थे यहाँ पे पुराने जितने भी थ्योरी कैसे हुई, पूरी सभी थ्योरी थे और न्यूमेरिकल्स हैं। अब हम आगे बात करें मॉडर्न एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, कैसे मॉडर्न क्या है जो, उसके बारे में बात करें। तो उसके लिए मैं अलग से लेक्चर बनाऊँगा, उसमें मैं सभी क्वांटम नंबर, मॉडर्न में आपको यही पढ़ना है क्या क्वांटम नंबर है, क्वांटम थ्योरीज क्या क्या है, सभी के बारे में पढ़ोगे। तो उसके लिए अलग लेक्चर बनाऊँगा, वो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, आधी घंटे का लेक्चर होगा। ठीक है गाइस, मैं ये लेक्चर इधर ही ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।